हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मून ग्लैड जोन। आज हम लोग मौर्य कला पढ़ेंगे। बीपीएससी मेंस की तैयारी के क्रम में ये पहला वीडियो है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग बीपीएससी जीएस 1 का सेक्शन मौर्य कला को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सब बीपीएससी जीएस 1 में दोस्तों 3 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन जो होता है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का होता है और आर्ट एंड कल्चर का होता है। दूसरा जो सेक्शन होता है दोस्तों वो होता है इंटरनेशनल रिलेशन के करेंट अफेयर्स और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो करेंट अफेयर्स होते हैं, दोनों मिला के दूसरा सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं दोस्तों, स्टेटिस्टिक्स होते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं जो 72 मार्क्स के होते हैं ये, और इन तीनों मिला के 300 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से वो सबसे पहले सेक्शन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में जो है दोस्तों, उसमें हम लोग पहला जो टॉपिक लिए हैं वो मौर्य कला लिए हैं। मौर्य कला जो पढ़ेंगे आज जो दोस्तों, उसमें मौर्य कला पढ़ेंगे। इसके बाद जो आने वाले पाल कला पटना कलम पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न जो हिस्ट्री है हमारे बिहार और भारत के उसको देखेंगे। 100 साल 1850 से 1950 के बीच के जो हिस्ट्री है वो उसको देखेंगे। उसके बाद गांधी नेहरू और टैगोर के जो थॉट्स हैं उसको देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले आज जो टॉपिक है वो मौर्य कला है, उस पर हम लोग बात करते हैं। मौर्य कला पढ़ने से पहले हम लोग जो देखेंगे बीपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछती है। अब तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस एंगल को वो मतलब कि प्रश्न के रूप में हम लोग से पूछती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो पिछले जितने भी साल का है वो मैंने यहाँ पे शामिल किया है। पिछले 2 साल 69-70 में दोस्तों शॉर्ट टाइप में, शॉर्ट नोट टाइप में प्रश्न पूछे हैं, संक्षिप्त टिप्पणी मौर्य कला वास्तुकला का। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके बाद शॉर्ट नोट भी कैसे लिखना है वो भी देखेंगे। उसी के बाद दोस्तों एक विशेषता पूछा गया, विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य विशेषता ही है कला में, तो विशेषता उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके जो बिहार में जो भी मौर्य कला के स्वरूप हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये दोस्तों देखा जाए तो ये टेल पार्ट है प्रश्न का, ये भी टेल पार्ट है। बौद्ध धर्म से संबंध जो बिहार में इसके स्वरूप हैं, बौद्ध धर्म से संबंध, ये सब टेल पार्ट है। बहुत से स्टूडेंट का ये इशू रहता है कि सर पढ़ तो लेते हैं, लिख आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन जो मुख्य भाग जो है विशेषता ये सब तो लिख लेते हैं, जो टेल पार्ट पूछा जाता है वो किस प्रकार से हम लोग लिखें। तो आइए हम लोग वो भी देखेंगे कि अगर आप कोई टॉपिक के सभी डायमेंशन को आप अगर कवर करते तो आपका टेल पार्ट इजीली लिखा जाएगा। तो इसमें मैंने वही शामिल करने का कोशिश किया है कि मौर्य कला अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ भी ऐसा चीज़ बाहर ना छूटे जिससे कि प्रश्न आ जाए और हमें वो दिमाग में स्ट्राइक ना करे या हम उसमें लिख ना पाए। जितने भी एंगल बन सकते, जितना ऑल पॉसिबल एंगल जो भी है मौर्य कला से, वो सारे हम लोग कवर करेंगे इसमें। जैसे कि धार्मिक संबंध क्या है, कहाँ कहाँ फैला है, आलोचनात्मक क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है, इससे क्या किसका प्रभाव पड़ा है, किसका क्या मत है, सब चीज़ हम लोग देख लेंगे इसमें। आइए देखते हैं। विशेषता विशेषता बार बार पूछा गया है। आलोचनात्मक समीक्षा तो यही है, ज़्यादातर विशेषता पूछा गया, आलोचनात्मक पूछा गया, धर्म से संबंध पूछा गया, फैलाव पूछा गया, बाकी इसी टाइप से बीपीएससी अब तक प्रश्न पूछी है। आइए हम लोग देखते हैं। मौर्य कला पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका कहाँ से शुरुआत हुआ, उसमें कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो उसी को इंट्रोडक्शन में अगर ये फैक्ट पता रहेगा, जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो हर आंसर का एक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, तो इंट्रोडक्शन लिखने में इससे आसानी होगा, ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें याद करने वाली कुछ नहीं है, सब समझने वाली चीज़ है। अब जो याद करने वाली चीज़ें थी वो प्रीलिम्स तक थी, अब जो मेंस की जो तैयारी होती है वो समझने वाली होती। इसमें कुछ पॉइंट आपको याद में रखने हैं, लेकिन इसको अपने शब्दों में लिखना है आंसर, तो वो हो जाती है आपकी तैयारी दोस्तों मेंस की। आइए उसी को हम लोग देखते हैं। तो जो इसका उद्गम हुआ, जो कालखंड अगर मौर्य कला का पूछा जाए तो जाहिर सी बात है कि कब इसका कालखंड होगा, जब मौर्य साम्राज्य होगा अस्तित्व में, तभी मौर्य कला का विस्तार होगा। तो इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। मौर्य साम्राज्य कब से कब है ये आप लोग प्रीलिम्स में पढ़े होंगे। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में मौर्य साम्राज्य था। तो उसी
वही कालखंड हमारे मौर्य कला का भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। संरक्षण कौन प्रदान करेगा? संरक्षण जाहिर सी बात है जो शासक है वही संरक्षण प्रदान करेंगे, तो राजकीय संरक्षण उन्हें प्रदान हो जाएगा। इसमें और एक चीज़ बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो राजकीय संरक्षण के साथ साथ स्थानीय संरक्षण भी प्राप्त है, यानी स्थानीय जो कला परंपरा था उसके द्वारा भी कला का विकास हो रहा था। तो जो राजा के द्वारा भी विकास हो रहा था, स्थानीय स्तर आम लोगों के द्वारा भी, आम कलाकार के द्वारा भी कला परंपरा का विकास हो रहा था, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका प्रकृति देखते हैं। प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या था कला का? कला का जो नेचर था दोस्तों, पहली बात तो पहले जो कला थी, मौर्य काल से पहले की जो कला थी वो मिट्टी और धातु या कम स्तर पे धातु, मिश्र धातु और लकड़ी, ये सब का प्रयोग से किया जाता है, जो कि साल 200 साल 100 साल के बाद वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इसमें पहली बार क्या हुआ, पत्थर का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा। पत्थर के प्रयोग से क्या हुआ, वो सालों साल तक वो रहा, जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है। मौर्य कला का अस्तित्व आज भी है। तो यानी कि अस्थायित्व प्रकृति का वो हो गया कला, पत्थर का प्रयोग करने के कारण अस्थायित्व प्रवृत्ति का हो गया। वहीं पे दोस्तों इसमें जो जो कला बनाए जाते तो वो भी प्रकृति में आएंगे। किस प्रकार की कला? वास्तुकला में मूर्ति कला और मृदभांड, ये 3 प्रकार। दोस्तों चित्रकारी जो है, चित्रकला जो है वो बहुत ही कम, ना के बराबर देखने को मिलता। तो मुख्य जो रूप से वास्तुकला में काफ़ी विकास हुआ, इसमें मूर्ति कला में भी विकास हुआ, और मृदभांड पहले से चली आ रही थी लेकिन इसमें भी अच्छा खासा मृदभांड अपने मौर्य कला के स्टाइल में बनाया गया। तो ये इस प्रकार का प्रकृति रहा इनका। विस्तार, विस्तार भी दोस्तों जाहिर सी बात है कि विस्तार कहाँ होगा, जहाँ के मौर्य साम्राज्य का विस्तार होगा वहीं पे इनका भी विस्तार होगा। मौर्य साम्राज्य कहाँ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ हो सकते हैं दोस्तों? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यही सब अभी वर्तमान के जो देश हैं। तभी तो अखंड भारत था दोस्तों, तो भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। तो उसमें भी विशेषकर जो बिहार में है सबसे अधिक, नेपाल में फैला है मौर्य कला, उड़ीसा में है दोस्तों, धौली का गुफा आप लोग पढ़े होंगे, वहीं यूपी है दोस्तों, एमपी है। ये सब चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पे, ये सब जगह पे मौर्य कला का जो विस्तार हुआ है ज़्यादातर हुआ है। ऐसे ओवरऑल देखा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य कला का कहीं ना कहीं विस्तार देखा गया है। इनका महत्व क्या है दोस्तों? महत्व, किसी भी कला का महत्व क्या होता है कि वो क्या इम्पैक्ट डाला है कला संस्कृति में। तो मौर्य कला क्या इम्पैक्ट डाला है? मौर्य कला ये इम्पैक्ट डाला कि भारतीय जो कला संस्कृति है उसका एक वास्तविक शुरुआत किया। ऐसा नहीं है कि शुरुआत वहीं से हुआ, शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो गया है, लेकिन जो वास्तविक शुरुआत, क्योंकि पत्थर का प्रयोग होने लग गया बहुत अधिक तौर पे, राजकीय संरक्षण में कला का विकास होने लग गया, तो यानी कि अस्थायी वास्तविक शुरुआत कब हो गया? मौर्य कला का ही माना जाता है भारतीय कला परंपरा का वास्तविक शुरुआत। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा दोस्तों, मौर्य कला आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें क्लियर होगा कि किस प्रकार से इसका राजनीतिक और धार्मिक महत्व था, क्योंकि धर्म से संबंधित था। बहुत जो स्तूपा बन रहा बौद्ध धर्म से संबंधित था, कुछ मूर्ति बन रहा वो जैन धर्म से संबंधित था, कुछ गुफा बन रहा तो आजीविक धर्म से संबंधित था। तो यानी कि धार्मिक महत्व था यहाँ के कला में, और साथ साथ में राजनीतिक महत्व तो था ही। अशोक का जो प्रचार था वो कला के माध्यम से ही किया गया, शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, इसके माध्यम से। तो राजनीतिक महत्व भी है इनका, धार्मिक महत्व भी है। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया ओवरऑल कला का कि कैसे शुरुआत हुआ, क्या क्या इसमें देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम सारे डायमेंशन को अच्छे से खोल के पढ़ेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद क्या देखेंगे, मौर्य कला को अलग अलग वर्गों में विभाजित करके पढ़ना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हो तो उसको क्लासीफाई करना होता है कि किस किस मतलब कि डायमेंशन में उसको डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। तो मौर्य कला को 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। एक भाग जो होगा दोस्तों राजकीय कला, एक भाग जो होगा दोस्तों लोक कला। राजकीय कला और लोक कला होगा दोस्तों। राजकीय कला यानी कि राजा के संरक्षण में, जो राजाओं के संरक्षण में जो कला विकसित होगा राजकीय कला होगा। स्थानीय कला क्या होगा दोस्तों? स्थानीय लोग या आम कलाकार के द्वारा जो विकसित होगा उस वो स्थानीय कला या लोक कला कहलाएगा। राजा के संरक्षण में कौन कौन सा कला विकसित हुआ? बेसिकली देखा जाए तो राजा के पास क्या है, कलाकार है, मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, पैसे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है।
तो इनके काल में स्थापत्य या वास्तुकला का विकास हुआ, ये ध्यान में रखेंगे। राजा के संरक्षण में कौन सा कला? स्थापत्य और वास्तुकला। और वहीं पे दोस्तों जो लोक कला है, जो स्थानीय लोगों के पास, इसके पास ना इतना पूंजी होगा ना पैसा होगा खर्च करने के लिए, सिर्फ कला होगा। कला में क्या बना सकता है वो? मृदभांड बनाएगा, घड़ा जो पोट्रे होता है दोस्तों, वो मृदभांड बनाया है। मिट्टी का मूर्ति बनाएगा स्थानीय लोग, स्थानीय कलाकार। और मूर्ति थोड़ा बहुत बनाएगा वो पत्थर का तराश वराश के, क्योंकि वो सिर्फ कला के माध्यम से बना सकता है। उसको ऐसा कुछ धन दौलत या ऐसा उसके पास लोग नहीं है जिसके कारण कि वो बहुत बड़ा बड़ा महल बनाए, स्तंभ बनाए। ये सब चीज़ें कौन करेंगे? राजाओं के द्वारा होगा। तो यही जो डिफरेंस है दोस्तों राजकीय कला और लोक कला में है। राजकीय कला में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो वास्तुकला जो राजाओं के संरक्षण में बना है, पाटलिपुत्र का नगर का घेराबंदी किया गया। आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उस समय नगर को ही पूरा घेर दिया गया था। तो वो एक वास्तुकला के एक काफ़ी उत्तम उदाहरण था दोस्तों, इसको देखेंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद या महल जो था, वो भी एक वास्तुकला का एक नमूना था, मौर्य कला के एक राजकीय कला के अंतर्गत है। स्तंभ जो अशोक के द्वारा स्तंभ बनाया गया वो राजकीय कला में आएंगे दोस्तों। स्तूप भी दोस्तों राजाओं के द्वारा बनाया जाता था, अशोक के द्वारा सबसे अधिक स्तूप बनाया गया, तो ये भी दोस्तों आएगा राजकीय कला में, वास्तुकला राजकीय कला के अंतर्गत। गुफा कला, गुफा भी राजाओं के द्वारा ही बनवाए जाते थे, तो गुफा कला भी आ जाएंगे दोस्तों राजकीय कला के अंतर्गत। तो ये सभी जो दोस्तों कला है वो स्थानीय स्थापत्य या वास्तुकला में आ जाएंगे। क्योंकि बीपीएससी बार बार ऐसा पूछा जाता है कि मौर्य कला की वास्तुकला का वर्णन करें, मौर्य कला वास्तुकला का वर्णन, क्योंकि उनको पता है मौर्य काल में जो मौर्य कला में जो है वास्तुकला ही सबसे अधिक विकसित हुआ है। तो जो मुख्य कला है उसका उसी के बारे में पूछता है, तो मौर्य कला वास्तुकला पे ज़्यादा फोकस करता है। उसमें दोस्तों मूर्तियां हम लोग ने लोक कला में भी देखा है, राजकीय कला में भी देखा है, लेकिन दोनों मूर्तियों में फ़र्क है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे जो मूर्तियां बन रही है वो देवी देवताओं से संबंधित लोग पूजा पाठ करने के लिए या किसी और सांकेतिक रूप में बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो एकदम भव्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बहुत विशाल करके हाथी को काटे, हाथी का मूर्ति बना दिया जाता था पत्थर काट के। तो ये सब संभव थी दोस्तों राजकीय संरक्षण में ही, क्योंकि आम लोगों के द्वारा उतना बड़ा मूर्ति बनाना या उतना खर्च करना संभव नहीं था, तो वो जो होते थे। और जो स्तंभ के ऊपर पशु आकृति होता था, अगर जो ये राजकीय कला है तो उसके अंदर भी अपने से वो अपने कलाकारों द्वारा बनवा लिया जाता था। तो स्तंभ के ऊपर के जो भी पशु आकृति होते थे उसकी मूर्ति जो होती थी वो राजकीय संरक्षण में बनता था। और जो देवी देवताओं के यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति होती थी वो लोक कला के अंतर्गत बनते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बांट के देखा लोक कला और राजकीय कला में, ये दो भागों में बांट के देखेंगे। और इसमें नोट बात यह है कि दोनों कला का विकास साथ साथ हो रहा था। ठीक है, राजकीय कला को राजा को संरक्षण प्रदान था, लेकिन जो लोक कला था वो स्थानीय लोगों के द्वारा साथ साथ इन दोनों का विकास हो रहा था। अब हम लोग राजकीय कला के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों, जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। सबसे पहले पाटलिपुत्र नगर घेराबंदी। जो पाटलिपुत्र था दोस्तों उस समय का, उस नगर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पूरे नगर का घेराबंदी कर दिया गया था। ये देख सकते हैं दोस्तों फोटो, इस प्रकार से नगर को ही घेर दिया गया। और नगर घेरा भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किससे घेरा गया? लकड़ी से घेरा गया दोस्तों, लकड़ी एकदम बहुत उत्तम क्वालिटी के लकड़ी से घेरा गया। और शहर को घेरने के लिए यहाँ पे दोस्तों इतना दूर खाई खोद दिया जाता था ताकि दुश्मन डायरेक्ट एंटर ना करे। एक एंट्रेंस होता था, चारों तरफ खाई होता था, कहीं से भी लोग एंट्रेंस ना कर दे। और इसका खासियत जो होता था दोस्तों, इस दीवार में छेद होता था, लकड़ी के दीवार में। यानी कि दोस्तों लकड़ी के दीवार में जो होता था छेद होता था, जो अंदर से तीर लगा के बाहर के दुश्मन को मार दिया जाए। तो इस प्रकार के उस समय की वास्तुकला इतने उन्नत शैली की थी, पूरे नगर को ही सुरक्षा कर लिया गया था दोस्तों। तो ये हम लोग देख सकते हैं नगर चारों और एक गहरी खाई, ये खाई उसका लकड़ी का मजबूत दीवार से भी घिरा हुआ था, और दीवार में तीर चलाने के लिए छेद होता था कि अंदर से ही तीर चला दिया जाए, बाहर से चलाएगा तो दीवार रोक दिया जाएगा दीवार से। तो ये प्रकार नगर का घेराबंदी था। ये भी वास्तुकला का सबसे उत्तम उदाहरण में से एक है। अभी भी जो खुदाई होता है दोस्तों कुम्हरार के पास पाटलिपुत्र नगर में, तो ये सब अवशेष
पटना के कई जगह में लकड़ी के अभी भी खुदाई से मिलते हैं, तो उन्हीं से। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों राजप्रसाद। अब जब ये पूरे नगर का घेराबंदी कर दिया गया तो उसमें महल होगा, क्योंकि नगर में प्रजा का घर राजा का घर दोनों होगा, तो इधर चारों साइड प्रजा का घर होता था, बीच में जो है राजा का घर होता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यानी कि पाटलिपुत्र नगर के बीचों बीच एक महल बनाया गया था। वो किनका था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का महल था। ये जो दोस्तों था, ये महल अंदर से है। तो इनकी ही विशेषता को कला में हम लोग को पढ़ना है, महल का विशेषता को अच्छे से। जैसे ये बीचों बीच जो होता था, सबसे पहले तो ये कहाँ महल होते थे? नगर के बीचों बीच थे। अभी वर्तमान कुम्हरार में है पटना के। तो इसका जो निर्माण कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। महल का राजप्रसाद का निर्माण किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये कहाँ पे? नगर के बीचों बीच होता था। ये किस जगह होता है? नगर के बीचों बीच होता, तो वर्तमान में कुम्हरार पटना में है ये दोस्तों। और इसका विशेषता क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको तो लिखना ही लिखना है। तो क्या होता है दोस्तों? ये विशेषता ये था, स्तंभ जो होता था। अब कोई भी महल बनेगा तो उसका पिलर होगा, फर्श होगा, दीवार होगा, छत होगा, ये चार चीज होगा। तो पिलर जो होगा दोस्तों, पिलर जो पत्थर के बने होते थे, क्योंकि पत्थर का प्रयोग होना शुरू हो चुका था इस काल में। पत्थर मजबूत भी होता है तो टिकाए रखेगा, पत्थर होता। लेकिन फर्श और दीवार जो होता था दोस्तों, फर्श और दीवार वो लकड़ी के होते थे, क्योंकि लकड़ी पे पॉलिश करके उसको एकदम चिकना करके उसको लगा दिया जाता था। फर्श, दीवार और छत, ये सब जो लकड़ी के होते थे। पिलर जो होते थे वो पत्थर के होते थे। वही चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों। अधिकांश भाग तो लकड़ी का द्वारा, क्योंकि दीवार भी बन रहा है, छत भी बन रहा है, फर्श भी बन रहा है, तो लकड़ी ही अधिकांश प्रयोग हुआ। लेकिन पत्थर जहाँ मजबूती के लिए, पिलर्स के लिए पत्थर का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। महल के बीच में एक, जैसे कि हम लोग देखें, नगर है, नगर के बीच में महल है, महल के बीच में एक सभा भवन होता था। सभा भवन वो होता था दोस्तों जहाँ राजा बैठते थे, मंत्री बैठते थे, लोग बैठते थे, जब निर्णय लिया जाता था, उसी को सभा भवन बोला जाता है। तो सभा भवन बीचों बीच होता था, जो कि एक आयताकार होते थे। 140 बाय 100 फीट फीट इसको ध्यान में रखना, ठीक है? नहीं तो आयताकार भी आप लिख सकते हैं। या बीचों बीच सभा भवन होता था, इसको ध्यान में रखना है। महल, नगर के बीच में महल, महल के बीच में सभा भवन। सभा भवन जो होता था दोस्तों, इस प्रकार से बीचों बीच होता था। अब दोस्तों इसके जो हम लोग निर्माण देख लिए, इसका जो तारीफ जो किया गया, विशेषता जो किया गया, ठीक है, विदेशियों के द्वारा, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो किया गया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राष्ट्रदूत आए थे, तो उन्होंने अपने पुस्तक इंडिका उन्होंने लिखा। इंडिका में क्या लिखा है उन्होंने? कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो स्वर्ग में निर्मित था, यानी इतना अच्छा था उसका महल, इतनी अच्छी कारीगरी थी इसकी। तो उन्हें लगा ये इंसान के बस की बात ही नहीं है, ये स्वर्ग में बना है। तो इस प्रकार से लिखता है, मेड इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में बना हुआ है ये, मेगास्थनीज ने कहा। उसके बाद दोस्तों चीनी यात्री फहियान। अब देख दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का महल 300 बीसी में, 300 ईसा पूर्व में बना। चंद्रगुप्त मौर्य कब आए हैं? चौथी शताब्दी में आए हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, गुप्त साम्राज्य में। उस समय भी जो इसके अवशेष थे, इसके महल जो होंगे, उसको देख के फहियान ने भी इस महल के लिए यही बात बोला है कि असुरों या देवताओं द्वारा निर्मित है, ये इंसान के बस की बात नहीं है, असुर और देवता ही बना के गए होंगे इसको। उन्होंने ऐसा लिखा है, फहियान के द्वारा लिखा गया। इससे ये भी स्पष्ट होता कि चौथी सदी तक तो इसकी भव्यता तो बरकरार थी। यानी कि इतनी लकड़ी के, पत्थर के जो महल थे चंद्रगुप्त मौर्य के, चीनी यात्री फहियान ने भी बोला कि ये इंसान के बस की बात नहीं है, असुर या देवता बनाए हैं। और वहीं पे दोस्तों मेगास्थनीज उसी के समकालीन थे, उस समय ही जब महल था प्रेजेंट में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी आए थे, वो उस समय ही लिखे हैं अपने बुक्स, पुस्तक में, स्वर्ग द्वारा, स्वर्ग में निर्मित है ये महल। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप लिखेंगे एग्जाम में, एग्जामिनर के द्वारा आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग देखा, पाटलिपुत्र का नगर का घेराबंदी देखा, उसके बाद हम लोगों ने राजप्रसाद देखा। अब ये दो चीज हो गए वास्तुकला में, और हम लोग अगला देखते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बाद बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार के समय में उतना कला में कुछ ऐसा उपलब्धि नहीं है जो कि नहीं मेंशन है। उसके जो उनके पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य का, या उस बिंदुसार का बेटा अशोक के द्वारा कला का काफी विकास हुआ। अब उसको हम लोग पढ़ते हैं।
अशोक के द्वारा जो सबसे फेमस जो कला में से है, मौर्य कला में से, वो स्तंभ है। स्तंभ यानी दोस्तों पिलर्स जो होते हैं, पिलर्स जो होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। पिलर का विशेषता देखेंगे अशोक के द्वारा। स्तंभ जो है दोस्तों अशोक के द्वारा बना है, और इसकी जो अवस्थिति है, ज़्यादातर जो पिलर्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में तो थे, सबसे अधिक जो बिहार में है, आपका यूपी में है, एमपी में है। तो इस समय जो इस क्षेत्रों में जो पिलर है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत बोल सकते हैं उसको। इस प्रकार से हम लोग मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत में ज़्यादातर उसका पिलर्स को देखा गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए सारनाथ, सारनाथ दोस्तों यूपी में है। लौड़िया नंदनगढ़ ये बिहार में, रामपुरवा भी बिहार में है दोस्तों। ये सब स्तंभ हैं। अब हम लोग इसका विशेषता की बात करें। सबसे पहले तो स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा हुआ? अशोक के द्वारा हुआ। अशोक के द्वारा हुआ स्तंभ का निर्माण कहाँ पे अवस्थित है? मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत में है, बिहार, यूपी, एमपी, नेपाल, इन क्षेत्रों में है। अब हम लोग देखते हैं विशेषता इसका क्या क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि इसमें एकल पत्थर का प्रयोग हुआ है। एकल यानी एकाश्म, एकाश्म यानी एकल, यानी कि सिंगल पीस ऑफ स्टोन। यानी कि क्या होता है नहीं दोस्तों कि बड़ा सा स्टोन है, उसी को काट के बनाया गया, सिंगल पीस ऑफ स्टोन। उस समय क्या था कि दोस्तों कभी कई कई टुकड़ों से भी जोड़ जोड़ के बनाया जाता था वो, लेकिन भारत में मौर्य साम्राज्य में उनका प्रयोग नहीं किया गया। यूनान और ईरान जैसे और उसी के समकालीन जो कला का वहाँ पे विकास हुआ था, तो वहाँ पे दोस्तों जोड़ जोड़ के बनाया जाता था। और भारत में क्या हुआ, एक ही पत्थर को काट के, एक ही पत्थर को तराश के पूरा पिलर बनाया जाता था। ये इसका सबसे बड़ा विशेषता था, एकास्म। एकास्म यानी एकल पत्थर, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनाया जाता था। कारीगरी का ये अद्भुत नमूना था उस जमाने में दोस्तों। सोच सकते हैं आज से 2000 साल पहले एक ही पत्थर को काट के बना दिया जाता था। ये जो है सिंगल पत्थर का बना, कहीं ज्वाइंट नहीं है कि दूसरा आके जोड़ा गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चिकनी सतह, ये जो सतह है दोस्तों, ये सतह जो है इतना पॉलिश्ड रहता था, इतना चिकना होता था कि इसमें आप अपना चेहरा देख सकते थे। आज भी कभी कभी देखते कि कोई सतह या कोई मार्बल इतना क्लीन होता है, इतना चमकीला होता है, इतना पॉलिश्ड होता है कि उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। तो ये आज तो काफ़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है उसके आधार पे है, लेकिन ये उस समय का जो चिकना सतह, जो पॉलिशिंग था, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा पॉलिशिंग होता था, जो कि आज भी पॉलिशिंग बरकरार है, 2000 साल तक बरकरार है। आज का भी पिलर्स में वो पॉलिशिंग देखने को मिल जाता है, शीशे जैसी चमक थी। और इस चमक का दोस्तों एक नाम ही दे दिया गया था कि मौर्य, मौर्य पॉलिश। एक होता है ना, इतना ज़्यादा अच्छा चमक उस काल में, उस कला में इतना अच्छा चमक होने लग गया मौर्य काल में, तो उस चमक का, उस पॉलिश का नाम ही मौर्य पॉलिश रख दिया गया, क्योंकि मौर्य काल में वो विकसित हुआ तो पॉलिशिंग की कला। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहला एकास्म पत्थर हो गया, पॉलिश हो गया। अब दोस्तों इसका जो संरचनात्मक विशेषता में देखेंगे, ये जो दोस्तों कमल है, यहाँ पे उल्टा घंटी के तौर पे, घंटी ऐसे होता है दोस्तों, और कमल का फूल भी अगर ऐसे है, कमल का फूल ऐसे कर दिया जाए तो वो भी उल्टा हो जाएगा, तो घंटी की तरह दिखेगा। तो क्योंकि ऐसे 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 है, तो इसको कमल, उल्टा कमल या घंटी के आकार का उल्टा कमल बोला गया है। तो उल्टा कमल इसके बाद लगा होता था, जैसे स्तंभ है, इसको पॉलिश करके ये किया, फिर यहाँ पे नक्काशी करके कमल, उल्टा कमल बना दिया गया इस चीज़ को, जो कि विशिष्ट पहचान और धार्मिक महत्व रखता है। कैसे रखता है इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम संबंध बता देते हैं कि धार्मिक संबंध जो है, कमल का जो संबंध है, बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, उसका जन्म का जो प्रतीक माना जाता है, कमल और बैल को माना जाता है। तो कमल को वहाँ से रिलेट किया जाता है कि ये इसका धार्मिक महत्व था, इसीलिए यहाँ पे कमल को रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों होता है तो कमल के ऊपर यहाँ पे गतिमान पशु है दोस्तों। गतिमान यानी चलता हुआ पशु, ऐसे नहीं स्टेट रुका हुआ नहीं है, रुका हुआ ये है दोस्तों सबसे टॉप पे जो, और बीच में जो ये है दोस्तों मेहदी, ये चौकी जो है, इसके ऊपर जो पशु है वो चलता हुआ पशु है। तो यहाँ पे गतिमान पशु इसका विशेषता है। और चक्र,
चक्र उत्कीर्ण है। जैसे पशु है, पशु है, पशु है, पशु है, चल रहा है, बीच में चक्र है, इसमें चक्र है। तो ये इसकी विशेषता है दोस्तों। चौकी, चौकी जो होता था गोल या चकोर होता था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये भी चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें जो चक्र है, धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है, जो बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जो दिया गया था, तो उस चीज़ को भी सिंबलाइज किया गया है, इसको धार्मिक महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे चक्र का वहाँ पे प्रयोग किया गया। तो गतिमान पशु चक्र, ये किस में है? ये चौकी में। ये जो चकोर या गोलाई, कहीं पे कहीं गोलाई होता था, कहीं कहीं चकोर होता था, वो चौकी है कमल के ऊपर में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो सबसे स्तंभ का शीर्ष जो होता था, सबसे ऊपरी भाग जो होता है, जिसको स्तंभ शीर्ष बोला जाता है, उसमें पशु आकृति होती थी, जो मौर्य कला की विशिष्ट पहचान थी। यहाँ पे दोस्तों शेर है, कहीं पे बैल है, कहीं पे शेर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि जो सबसे टॉप पे होता था पशु आकृति होती थी। ये मौर्य स्तंभ का जो है, मौर्य कला के अशोक स्तंभ का सबसे विशिष्ट पहचान में से एक है। स्तंभ, चौकी, चौकी में गतिमान पशु और चक्र। उसके बाद उल्टा कमल, जो घंटी के आकार का उल्टा कमल है, उसके नीचे पूरा स्तंभ जो है पिलर एकदम एकास्म पत्थर का बना हुआ है, जो कि इतना पॉलिश्ड है कि उसमें अपना आप चेहरा देख सकते हो, शीशे की तरह चमक है। तो ये चीज़ें आप लिख देंगे तो ये इसका विशेषता हो जाएगा। इसको पॉइंट वाइज लिख देना है। तो ये है दोस्तों। और इसके अलावा और एक चीज़ है दोस्तों, इसमें कुछ कुछ लिखा रहता था। कई पिलर्स में नहीं भी लिखा हुआ है, कई पिलर्स में लिखा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या लिखा रहता तो दोस्तों, धर्म, धर्म के सिद्धांत और नीतियों का प्रचार रखा था अशोक के द्वारा। बेसिकली हम लोग शुरू में इंट्रोडक्शन में देखे थे, इसका महत्व क्या था। धार्मिक प्रचार, यानी धार्मिक महत्व था, और राजनीतिक महत्व था। यानी अशोक का नीति इसमें लिखा हुआ है, तो वो हो गया राजनीतिक महत्व। बुद्ध का धम्म सिद्धांत लिखा हुआ है, तो वो हो गया धार्मिक महत्व, यानी नैतिक शिक्षा हो गया। तो धार्मिक और राजनीतिक चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ रहता था। तो इसको जो बोला गया स्तंभ के ऊपर लिखा गया है, तो स्तंभ लेख इसको बोल देंगे, क्योंकि कहाँ पे लिखा है? स्तंभ पे लिखा है। शिलालेख होता है शिला पे, यानी पत्थर पे जहाँ लिखा रहेगा उसको शिलालेख बोलेंगे। स्तंभ पे लिखा तो स्तंभ लेख बोलेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। ये थी स्तंभ की विशेषता मौर्य कला के। मौर्य कला के अंतर्गत जो राजकीय संरक्षण में जो चीज़ें हैं दोस्तों, मूर्ति कला देख लेते हैं। मूर्ति कला क्या है दोस्तों? चूंकि यहाँ पे मूर्ति जो है ये पत्थर काट के नहीं बनाया गया, इसको अलग से बनाया गया। इसीलिए कई जगह देखेंगे कि बिना मूर्ति के स्तंभ पाए जाते हैं। बिना मूर्ति का स्तंभ इसलिए पाए जाते हैं कि हो सकता है उसका मूर्ति वहाँ से गायब हो गया हुआ, क्योंकि बाहर से उसको बिठाया गया था, बाहर से बना के रखा गया सबसे ऊपर वाले मूर्ति को। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे। जो राजकीय संरक्षण में जो मूर्तियों का विकास हुआ, उसमें था पशु आकृति, ज़्यादातर हाथी, शेर, बैल, ये सब जो दोस्तों है मूर्तियाँ, वो कहाँ से बनाया गया था? राजकीय संरक्षण में बना है। इसका कलात्मक विशेषता क्या है दोस्तों? पशु का मांसलता और सजीवता का बारीक उत्कीर्णन है। यानी मांसलता ये होता है कि ये जैसे है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो बाल है, यहाँ इसका जो मसल्स है, ये सब कुछ अच्छे से एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो पशुओं का मांसलता, जो उसका जो मसल्स पावर है, वो भी दिख रहा है दोस्तों। तो इसी ये इसका विशेषता है। जो तो पशु आकृति बनाया जाता था दोस्तों, उसमें मांसलता दिखता था, सजीवता दिखता था, यानी गतिमान है कि चलता हुआ दिख रहा है, तो वो सजीवता उसका दिखता था। अवस्थिति कहाँ होता था? स्तंभ के शीर्ष पर होता था। दूसरा जो होता था, दो प्रकार का बना, एक स्तंभ शीर्ष में बनाया राजाओं के द्वारा, दूसरा जो मूर्ति बना है दोस्तों, वो पत्थर के काट के डायरेक्ट बनाया गया है। इसको देखते हैं दोस्तों। पत्थर को काट के डायरेक्ट जो बनाया गया है, ये हाथी का सूंड है दोस्तों, ये है। तो ये पत्थर को काट के बनाया गया। तो दो चट्टान काट के पशु आकृति बनाया गया, एक जो पशु आकृति स्तंभ के ऊपर के लिए बनाया गया। ये दो प्रकार से बनाया गया है दोस्तों। उदाहरण हाथी जो है धौली उड़ीसा में, ये उड़ीसा धौली का ये है, जो कि मौर्य कालक में ही बना हुआ है। तो ये देखेंगे राजकीय संरक्षण में जो मूर्ति बना है उसको देख लिए। मूर्ति हम लोग दोबारा पढ़ेंगे जब लोक कला स्थानीय संरक्षण स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनेगा। इस प्रकार से हम लोग अभी तक 4 चीज़ देख लिए हैं। नगर देख लिए दोस्तों, नगर का घेराबंदी देख लिए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का महल देख लिए, अशोक का स्तंभ देख लिए, अशोक का मूर्ति देख चुके हैं, मतलब मौर्य कला का मूर्ति देख चुके हैं जो राजकीय संरक्षण में हुआ। अब हम लोग आते हैं आगे।
अशोक के द्वारा यानी मौर्य कला के अंतर्गत स्तूप का काफ़ी निर्माण हुआ। स्तूप जैसा हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है स्तूप। बौद्ध अनुयायियों या बुद्ध के जो अवशेष होते हैं तो उसके ऊपर स्तूप बनाए गए हैं। तो इसीलिए हम लोग अब स्तूप देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मौर्य कला के अंतर्गत। स्तूप के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों, इसका जो विशेषता होता है, इसमें जो इसका संरचनात्मक विशेषता है, परिदक्षिणा पथ है, हर्मिका है, छतरी है, अंड है, मेधी है, वेदिका है, तोरण है, ये सब देखेंगे कि ये सब होता क्या और इसका क्या महत्व है, ये भी देखते हैं। सबसे पहले तो विशेषता जो निर्माण सामग्री क्या है, इसमें जो कौन कौन सा सामग्री इस्तेमाल हुआ है। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल हुआ, जैसे कि हम लोग देख लेंगे, इसमें पत्थर का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ईंट का भी प्रयोग हुआ है। अब जो स्तूप में हो गया दोस्तों, ये जो गुंबद बनता है ईंट के मदद से बना है। पत्थर और ईंट को संयोजन करके ये गुंबद बना है। गुंबद को क्या बोला जाएगा, अंड बोला जाएगा। अंड के आकार का है, अर्धचंद्राकार है, तो अंड बोला जाएगा इसको। और दूसरा पत्थर का बना है। ये सब जो दोस्तों ये है पत्थर का बना हुआ, ये जो घेराव है, ये सब चीज़ें जो है, जो इसका बाउंड्री है वो पत्थर का बना है, देखते हैं। तो ये हो गया आपका सामग्री, ईंट और पत्थर का बना है। दूसरा जो है ये कहाँ पे बनता है, अवस्थिति क्या है, बुद्ध या उसके अनुयायी के अवशेष पे बनता है। वही बताया दोस्तों, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो अवशेष होते हैं उनके ऊपर स्तूप बनाया जाता था, ताकि उनको पवित्र स्थल बौद्ध धर्म के अनुसार उसको घोषित किया जाता था। इसको ध्यान में रखेंगे। अब जो स्तूप के संरचनात्मक में वेदिका सबसे पहले आता है। वेदिका यानी कि कुछ नहीं, बाउंड्री है दोस्तों। ये वेदिका जो होता है दोस्तों, घेराबंदी होता था, लकड़ी या पत्थर के बनते थे। लकड़ी के बने होंगे तो खत्म हो चुके होंगे, पत्थर वाले अभी तक बचे होंगे, तो यानी लकड़ी और पत्थर दोनों को मिला के इसको बना दिया जाता था वेदिका, यानी बाउंड्री को वेदिका बोला जाएगा। ये फिगर भी बनाना हम लोग दोस्तों सीख लेंगे, क्योंकि एग्जाम ये फिगर बना सकते हैं आप स्तूप का एटलीस्ट। तो इसको वेदिका बोलेगा बाउंड्री को। जो प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले बाउंड्री है, फिर अंदर जाएंगे, इसको गेट को क्या बोलेंगे दोस्तों, तोरण बोलेंगे। तोरण क्या होता है, स्तूप का प्रवेश द्वार होता है। और तोरण में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें शेर बना होगा, चक्र बना होगा, बुद्ध का मूर्ति बना हो, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, बुद्ध संबंधित जो भी प्रतीक है वो सब तोरण द्वार पे बना होता है। यानी कि लोग घुसते ही इसमें देख ले उसके पूरे जीवन का परिचय, एक तरह से सिंबॉलिक जो होता है कि कमल उसके जन्म का प्रतीक है, चक्र उसका ज्ञान का प्रतीक है, जो उपदेश का प्रतीक है, ये सब चीज़ों का यहाँ पे उत्कीर्णन किया हुआ होता था तोरण में। ये दे सकते हैं कि तोरण में स्तूप का प्रवेश द्वार है जिसमें बुद्ध संबंधित प्रतीक उत्कीर्णन होते थे। उसके बाद दोस्तों परिदक्षिणा पथ, नाम में ही प्रदक्षिणा पथ जो है दोस्तों, नाम से ही क्लियर है कि उसका परिक्रमा करने वाला पथ को ही परिदक्षिणा पथ बोलते हैं। किसी किसी स्तूप में क्या होता है, दो होते थे, कहीं कहीं एक होते थे। दो यानी कि यहाँ से यहाँ का स्पेस चारों तरफ, इसके नीचे वाले स्पेस चारों तरफ जो जिस पे घूम सकता आदमी, जो इस तरह से प्रवेश करके ऐसे चारों तरफ जो घूमेगा उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, चारों तरफ घूमने वाले को। तो ये हो गया दोस्तों प्रदक्षिणा पत्र, यानी कि प्रदक्षिणा पथ क्या है, अंड के चारों ओर घूमने का स्थान। ये अंड के चारों ओर घूमने का जो स्थान है प्रदक्षिणा पत्र है। उसके बाद देखते हैं मेधी। मेधी जो दोस्तों है एक तरह से बेस है। ये जहाँ पे अंड ऐसे है तो अंड के चारों तरफ जो बेस बनेगा, जो जिस बेस पे रहेगा उसी को जो बोला गया मेधी बोला गया। यानी कि अंड का जो नींव है, आधार जो है दोस्तों, जिस पे ये अंड ऐसे निर्मित होगा, उसी के बेस को मेधी बोला गया है। उसके बाद दोस्तों अंड का बात करते हैं, जो ये गुंबद आकृति का है। जो गुंबद आकृति का है दोस्तों, अवशेष पर निर्मित अर्धचंद्राकार गुंबद है। यानी कि ऐसे हाफ स्पेयर है, हेमी स्पेयर है दोस्तों। तो ये जो अर्धचंद्राकार जो आकृति है इसको गुंबद बोला गया है। इसी में अवशेष के ऊपर ये बनाया जाता है, जो बुद्ध के अवशेष होते थे या बुद्ध अनुयायियों के अवशेष जो होते थे उनके बनाए जाते थे। हर्मिका, हर्मिका दोस्तों ये जो है, ये जो चकोर आकृति के जो है, चकोर आकृति का जो होता था वो हर्मिका होता था। लोगों का मानना था, या ये मान्यता है इस स्तूप में, कि वो जो हर्मिका है वहीं पे देवता का निवास स्थान है, यानी कि देवता इसी में रहते हैं। तो ये मान्यता है दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि ये हर्मिका जो है ये चकोर आकृति का है, जो अंड के जस्ट शीर्ष में बीचों बीच होता है, तो उसमें देवताओं का निवास स्थान होता है। उसके ऊपर दोस्तों ये छतरी, तीन
तीन जो है तो छतरी लगा होता है। तो तीन छतरी का भी एक सिंबल होता है दोस्तों कि हर्मिका के बीचों बीच एक जो यष्टि निकलता है, यष्टि जो ये डंडा होता है यष्टि बोलते हैं, और उसी में तीन छतरी लगा होता है। तीन छतरी का जो होता है सिंबॉलिक मीनिंग है दोस्तों कि पहला जो होता है बुद्ध के ज्ञान, उसके आध्यात्मिक प्रभुत्व और संरक्षण का प्रतीक है। बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध के प्रभुत्व और संरक्षण का प्रतीक है। और दोस्तों अगर धार्मिक मान्यता उसका देखा जाए तो बौद्ध धर्म के अनुसार से बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का प्रभुत्व, आध्यात्मिक प्रभुत्व और बुद्ध का संरक्षण, ये तीनों को प्रतीक है। एक दोस्तों त्रिरत्न जो होते हैं बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म, संघ, तो इसी को दोस्तों एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है, ये छतरी प्रतिनिधित्व करता है। या तो आप ये लिख दीजिए ज्ञान, आध्यात्मिक प्रभुत्व या संरक्षण, ये तीनों छतरी के लिए, या तो बुद्ध धम्म संघ ये लिख सकते हैं। त्रिरत्न जो है बुद्ध के, उसी को ये इंगित करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्तूप का विशेषता देखा। क्या क्या देखा अभी स्तूप में? स्तूप का तो सबसे पहले निर्माण सामग्री क्या है? पत्थर, ईंट और लकड़ी, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ईंट से गुंबद बना होता है, पत्थर से वेदिका, तोरण द्वार, लकड़ी और पत्थर से बना होता था। परिदक्षिणा पत्र जो होते थे अंड के चारों ओर घूमने वाले जगह को प्रदक्षिणा पत्र बोलते हैं। मेधी जो बोलते हैं अंड का जहाँ नींव है वो उसको मेधी बोला गया। अंड के जो ऊपर है बीचों बीच में दोस्तों उसे हर्मिका बोला गया, जहाँ देवताओं का निवास स्थान है। उसके ऊपर छतरी है, छतरी में तीन जो निकले हुए हैं दोस्तों छतरी और यष्टि हर्मिका से, तीन छतरी को बुद्ध धम्म संघ बोला जा सकता है, या बुद्ध के ज्ञान, उसके आध्यात्मिक प्रभुत्व और उनके संरक्षण को भी उसको इंडिकेट करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार से स्तूप के बाद देखेंगे गुफा कला। ये भी राजकीय संरक्षण के अंतर्गत ही गुफा कला का भी निर्माण हुआ था। गुफा कला का जो विशेषता है दोस्तों, ये जो होता था ये इस प्रकार से है। गुफा कला पत्थर है, ये पहाड़ है, इसको काट के अंदर गुफा बनाया जाता था। अंदर का दृश्य ऐसा होता था, आयताकार होता था दोस्तों अंदर, और ये छत जो होते थे ऐसे बेलनाकार होते थे। तो ऐसे प्रवेश होगा तो ऐसे बेलनाकार छत, ऐसे आयताकार कक्ष, अंदर और एक छोटा सा कक्ष होता है। तो इसी को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो आगे कुछ आकृति उत्कीर्ण है, हाथी का है, यही ये सब भी दोस्तों पशु आकृति ही ज़्यादातर इसमें देखने को मिलता है जो प्रवेश द्वार पे होता था। आइए गुफा का विशेषता देखते हैं। ये तो हम लोग देख लिए फिगर से। इसमें जो निर्माण का तकनीक जो है, पत्थर को काट के, वही पहाड़ है उसको पत्थर को काट के बनाया गया निर्माण तकनीक हो जाएगा। आयताकार आकार जो है दोस्तों इसका, छत जो बेलनाकार है, और आयताकार कक्ष जो है अंदर जो कमरे हैं वो आयताकार है। प्रवेश द्वार पे नक्काशी क्या हुआ? मेहराबदार है दोस्तों। ये जो प्रवेश द्वार है यहाँ पे नक्काशी है दोस्तों, मेहराब, मेहराब इसको बोलते हैं, मेहराब आकृति का अर्ध गुंबद जो आकृति है दोस्तों, मेहराब आकृति का, तो वो जो है नक्काशीदार होता था। यानी कि प्रवेश द्वार में क्या होता है? नक्काशी क्या हुआ? मेहराबदार है, यानी छेद छेद वाला जो आकृति है। दीवार जो है वही अगेन मौर्य कला का सबसे बड़ा विशेषता तो यही कि पॉलिशिंग में सबसे आगे था। मौर्य पॉलिश भी नाम दिया गया, तो पॉलिश, गुफा को भी पॉलिश करवाया गया था, तो शीशे की तरह चमकता था उसका दीवार। तो शीशे की तरह, ये जो है शीशे की तरह चमकता था दोस्तों। तो पॉलिश की वह दीवार होती थी। इसका जो महत्व था, धार्मिक महत्व था। धार्मिक महत्व किस धर्म के लिए? आजीवक संप्रदाय के संतों को ये दान में दिया जाता था। राजाओं के द्वारा बना के, जो तभी तीन संप्रदाय काफ़ी प्रचलित थे, बौद्ध, जैन और आजीविक। आजीवक संप्रदाय जो था उनको दान में दिया गया था दोस्तों। उदाहरण के लिए बराबर और नागार्जुन का जो पहाड़ी है का गुफा जो है, जो जहानाबाद जिले में वर्तमान में है बिहार के, तो वो जो बनाया गया था अशोक और उसके जो पौत्र थे दशरथ, उनके द्वारा बनाया गया था बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी में। आजीविकों के लिए ये गुफा कला का नमूना हमें देखने को मिलता है। इसको ध्यान में रखेंगे। क्या क्या इसमें ध्यान रखेंगे? छत बेलनाकार, कक्ष आयताकार, पॉलिश एकदम शीशे से चमक, मौर्य पॉलिश। उसके बाद दोस्तों गेट पे जो है नक्काशी किया हुआ मेहराबदार, और किसके लिए? आजीविक संप्रदाय के लिए।
एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी में ये निर्मित है। इस प्रकार से राजकीय कला हमारा समाप्त होता है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये टॉपिक जैसे ही ख़त्म होगा, आपके जितने भी इससे बनने वाले प्रश्न हैं सभी आप आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं और सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। आइए अब हम लोग लोक कला का बात करते हैं मौर्य कला के अंतर्गत। मौर्य कला के अंतर्गत, लोक कला के अंतर्गत दोस्तों, लोक कला तो वही है जो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लोक कला राजकीय संरक्षण में बना, लोक कला स्थानीय संरक्षण या स्थानीय कलाकार या आम लोग के द्वारा जो बना है उसे लोक कला बोला गया, नाम से ही क्लियर है। लोक कला में दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं यक्ष की मूर्ति या यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष जो होता था दोस्तों पुरुष होते थे, और यक्षिणी जो है महिला को बोला गया, यक्ष यक्षिणी। यक्षिणी को दोस्तों यक्षी भी बोला जाता है कहीं कहीं, यक्षी या यक्षिणी दोनों ही बोला गया, यक्षी यक्षिणी। तो सबसे पहले हम लोग यक्ष का बात करते हैं। यक्ष में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो प्राप्त हुआ है मथुरा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। यूपी के मथुरा में ये 6-7 फीट का लंबा सा यक्ष का एक प्रतिमा प्राप्त हुआ जो मौर्यकालीन है। तो इसका जो निर्माण स्थानीय कलाकार द्वारा हुआ है, ये राजकीय संरक्षण का नहीं है, इसलिए जो इसका चमक है ना थोड़ा सा धुंधला कम है, क्योंकि उस उन्नत शैली का चमक ये लोग नहीं प्रदान कर पाए जितना कि आपको राजकीय स्तंभ और बाकी चीज़ें गुफाओं में देखने को मिलता था। इसमें थोड़ा सा कम चमक है क्योंकि स्थानीय कलाकार के द्वारा बनाया गया था। तो स्थानीय कलाकार के द्वारा ये निर्मित था। आकार और अवस्थिति, ये अभी कहाँ पे है? आकार काफ़ी विशाल आकार का, तो बता 6-7 फीट का होता था यक्ष। और जो स्वतंत्र अवस्थिति मतलब स्वतंत्र अवस्थिति, किसी जगह पर्टिकुलर जगह नहीं, ऐसे खुले आसमान में इसको बनाया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। महत्व क्या है? इसको लोक धर्म में कुबेर देवता बोला जाता है, धन का देवता इन्हें बोला गया है। कि इनका जो प्रतीक है, चूँकि लोक आस्था लोक धर्म अपने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर इन मूर्तियों का स्थानीय लोगों के द्वारा निर्माण किया गया है, तो इन्हें कुबेर देवता या धन का देवता बोला गया है। तो इनके जो ये महत्व है, लोक धर्म के अंतर्गत कुबेर देवता का इनको स्थान दिया गया है यक्ष को। अब हम लोग यक्षिणी मूर्ति की बात करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अपेक्षाकृत यक्ष से ज़्यादा पॉलिश्ड है मूर्ति, क्योंकि ये स्त्री का मूर्ति है और सौंदर्य को दर्शाने के लिए इसमें पॉलिशिंग को कुछ ज़्यादा ही स्थानीय कलाकार के द्वारा ही निर्मित है ये भी, लेकिन इसमें पॉलिशिंग ज़्यादा उन्नत है यक्ष की मूर्ति से, इसको भी ध्यान में रखेंगे। निर्माण जो हुआ स्थानीय कलाकार के द्वारा हुआ है दोस्तों इनका निर्माण, और इसमें जो है यथासंभव चमकदार बनाने का प्रयास किया गया है। फिर भी इसकी भी चमक उतनी चमक नहीं है जो राजकीय संरक्षण के मूर्तियों और स्तंभों में बनाया गया। स्टिल इसमें काफ़ी कोशिश किया गया ये स्थानीय कलाकारों के द्वारा कि इसको यथासंभव जितना चमकदार हो सके उतना बनाया जा सके। और इसकी विशिष्टता क्या है दोस्तों? भारी आभूषण। यहाँ हम लोग मूर्ति देखेंगे तो दोस्तों ये आभूषण कितनी भारी है। अगर इनका पैर का देखे तो ये जो घुंघरू होता है इतना चौड़ा इतना भारी है, ये सब आभूषण है दोस्तों। ये आभूषण इतना भारी आभूषण काफ़ी इसका जो विशेषता है दोस्तों, जो पॉलिशिंग जो ये जो विशिष्टता भारी आभूषण है यक्षिणी की मूर्ति की विशेषता, और जो पारदर्शी वस्त्र उत्कीर्णित है। पारदर्शी वस्त्र दोस्तों कैसे कलाकार को पता चला ये पारदर्शी वस्त्र का पारदर्शी है? क्योंकि ये जो बाहर की ओर फोल्डिंग जो ये कपड़ा दिखाया जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि काफ़ी ही पतली काफ़ी उन्नत किस्म के ये कपड़े पहनते होंगे, जो कि हल्की जो होती है पारदर्शी होगी। तो ये जो है दोस्तों बाहर की ओर जो उभार है उसको देख के ये पारदर्शी वस्त्र काफ़ी अच्छे से इसका चित्रांकन या अंकन किया गया है, जो भी इसके कलाकार के द्वारा भारी आभूषण और जो पारदर्शी वस्त्र का। उसके बाद दोस्तों महत्व क्या है इनका यक्षिणी मूर्ति का? इनको उर्वरता या प्रजनन का प्रतीक माना गया। दोनों का संबंध होता है जन्म देने से, उर्वरता यानी कि दोस्तों फर्टाइल जो होता है दोस्तों भूमि से जो अनाज जो फसल होते हैं उसको उर्वरता की देवी भी इसको बोला गया है। वहीं पे प्रजनन का भी प्रतीक इनको बताया गया है कि पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका ये लोक मान्यता था, महत्व था। जैसे हम लोग कुबेर देवता का देखें, इसको यक्ष को कुबेर देवता बोला गया, यहीं यक्षिणी को बोला गया प्रजनन की देवी या उर्वरता की देवी बोला गया।
उदाहरण यक्षिणी मूर्ति जो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों मूर्ति जो है दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने यक्ष और यक्षिणी देखा, लोक कला का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है ये। लोक कला के अंतर्गत और भी अन्य कला हैं दोस्तों जो निर्मित हुए थे, जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ आम लोगों के द्वारा बनाया जाता था। मिट्टी की मूर्तियाँ, आम लोग होते थे इसके कलाकार। तो क्या होता है तो दोस्तों इसमें देवी देवता की मूर्ति बना लिया जाता है। छोटा छोटा मूर्ति देवी देवता का, कुबेर भगवान का हो गया बना लिए, यक्षिणी का बना लिए, मिट्टी का ही बना के लोग पूजा करते थे या उनको रखते थे। जानवर बना लिए, छोटा मोटा खिलौना, इस टाइप से जानवर बना लिए दोस्तों, खिलौना बना लिए बच्चों के लिए मिट्टी का। दैनिक जीवन का जो भी आकृति है, काम करते हुए सामाजिक कोई सभा उभा का, वो सब चीज़ बना लिए जाते थे दोस्तों, तो मिट्टी के बनाए जाते थे, जिसको टेराकोटा बोला जाता है। टेराकोटा यानी पका हुआ मिट्टी का जो बनाते हैं दोस्तों, मिट्टी को पका के बहुत अच्छे से पका के उनको बनाया जाता है। तो इस प्रकार से लोक कला का विकास हुआ दोस्तों। इसकी जो विशिष्टता थी, मूर्ति में सरलता और सजीवता देखी जा सकती। काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा उतनी भव्यता नहीं है, पॉलिश नहीं, ये नहीं है, लेकिन नॉर्मल सी मूर्ति है और उसमें जो है थोड़ा सा जो है भाव दो सजीवता का देने के किया गया। इसको ध्यान में रखेंगे। मिट्टी का जो मूर्ति है उसके अलावा जो है दोस्तों मृद भांड, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति जो लोक कला। एक मूर्ति हम लोग ने कहाँ पे देखा था दोस्तों, एक मूर्ति जो हम लोग देखा था राजकीय संरक्षण में, जो हाथी का मूर्ति और स्तंभ के ऊपर मूर्ति बना था। दूसरा मूर्ति हम लोग कहाँ देखे, यक्ष और यक्षिणी का मूर्ति देखे जो लोक कला में आ गया। तीसरा मूर्ति हम लोग कहाँ देखे, मिट्टी का मूर्ति देख लिए लोक कला में ही। चौथी जो देख रहे हैं, अब जो मूर्ति खत्म हो गया दोस्तों एक तरह से, अब जो देख रहे हैं मृदभांड कला। हम लोगों ने वास्तुकला देख लिया और उसके बाद क्या देख लिया हम लोगों ने, मूर्ति कला देख लिया। अब मृदभांड देखते हैं। मृदभांड जो पोर्ट्रेज होते हैं दोस्तों, घड़ा जो होते हैं, वो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उसको देखते हैं। मौर्य कला में दोस्तों ये जो मिट्टी के बर्तन है काले कलर के होते थे, इसलिए इसको नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोला जाता है। NPBW आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो अलग अलग जो पोर्ट्रे होते हैं, जो भी मृदभांड होते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। तो इसमें NPBW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बनाया जाता था। काफ़ी ब्लैक कलर के होते थे, इसको पॉलिश किया जाता था। इस पे जैसे ज्यामितीय आकृति है, सर्कल है, ट्रायंगल है, और कुछ पेड़ पौधा का भी फोटो है, हाथी है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है मृदभांड बनाए जाते थे। NPBW टाइप के मृदभांड बनाए जाते थे। रंग और चमक जो था काला या नीला या काफ़ी चमकदार होते थे। बेसिकली काला होता था, नीला भी होता होगा क्योंकि नील का प्रयोग से नीला हो जाता था, और काफ़ी चमकदार होता। तो पॉलिश तो मौर्य कला का सबसे बड़ा विशेषता, चाहे वो स्थानीय कलाकार हो या राजकीय कलाकार हो, दोनों के द्वारा पॉलिश को काफ़ी अच्छे से किया जाता था। इसकी विशेषता थी। सजावट क्या था, ज्यामितीय आकृति, वही त्रिभुज हो गया, वो सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब जो ज्यामितीय आकृति होते हैं वो सब उस पर अंकित थे दोस्तों, जो वहाँ पे हम लोग देखें। इसके अलावा पशु पक्षी वृक्ष ये सब भी आकृति, जानवर, ये सब के भी आकृति होते थे। इसके अलावा इसका प्रयोग कौन करते थे दोस्तों, मृदभांड का जो प्रयोग करते थे उस समय के धनी लोग करते थे दोस्तों। जो राजसी और धनी लोग होते थे, आम लोगों के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन उसको बाजार में बेच दिया जाता था, मतलब पैसे के लिए या वस्तु विनिमय के लिए। तो वो धनी वर्ग के जो लोग होते थे वो खरीद के ले जाते थे, प्रयोग करते थे। मृदभांड का ले गए, उसके बाद जो थाली प्लेट ये सब भी बनते थे उसके दोस्तों, सब कौन सा प्रयोग करते, धनी वर्गों के द्वारा ज़्यादातर का प्रयोग होता। जो साधारण लोग तो बनाते होंगे तो खुद भी प्रयोग करते होंगे, लेकिन जो उन्नत क्वालिटी के बेच देते थे, और जो सिंपल क्वालिटी के होते थे वो अपना प्रयोग के लिए प्लेट वगैरह रखते थे। इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमारा जो हो गया मौर्य कला का जो जितने भी कला है सभी को हम लोगों ने देख लिया। राजकीय, लोक कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मृदभांड, ये तीन टाइप बेसिकली राजकीय और लोक कला। उसके बाद उसी में से वस्तु कला, मूर्ति कला और मृदभांड, ये सब देख लिया। इस प्रकार से हमारा कंप्लीटली मौर्य कला कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें से पूछ सकते हैं। एक तो दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा विशेषता, तो वो सभी लिखना है जितना हम लोगों ने पढ़ा, उसी में से आप अपने शब्दों में
क्योंकि 100% फैक्ट तो आपको ध्यान में रहेंगे नहीं, जितने रहेंगे उतने लिखने हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें याद रखनी है, जैसे पॉलिसिंग याद रखना है, एकास पत्थर याद रखना, ये सब चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर लेंगे। वो कंप्लीट पढ़ लिए। अब जो पुच्छल पार्ट होता है क्वेश्चन का, जो टेल पार्ट होता है, वो बड़ा परेशान करता है लोगों को। तो उस टेल पार्ट को मैंने लिखा है इस टाइप से, इतने प्रकार के टेल पार्ट पूछे जा सकते हैं, तो इसके आंसर्स भी मैंने बनाए हैं, उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो पुच्छल टेल पार्ट जो है, आलोचना पूछ लिया जाता है टेल पार्ट में कि मौर्य कला की विशेषताओं का आलोचना करे। तो आलोचना एक्चुअली हम लोग सिर्फ विशेषता पढ़े हैं, उसका कुछ आलोचना भी होगा, तो आलोचना है। आलोचना का समीक्षा भी है दोस्तों, विशेषता का जो आलोचना कर रहे हैं उसका समीक्षा भी है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कवर कराया। उसके बाद मौर्य कला का धार्मिक संबंध क्या है, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो किस किस धर्म से क्या क्या संबंध रहा है, वैसे हम लोगों ने पढ़ने के क्रम में भी देखा, आगे इसको एक जगह में फ्रेम कर दिया मैंने, उसको भी देख लेंगे फटाफट। उसके बाद मौर्य कला का जो बिहार में मौर्य कला कहाँ कहाँ पाए गए हैं, क्या क्या स्वरूप पाए गए हैं, उसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि बिहार का बीपीएससी का एग्जाम में बिहार से रिलेटेड पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों मौर्य कला का विस्तार, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत की कला थी वो, मौर्य साम्राज्य की कला, तो पूरे भारत में कहाँ कहाँ फैला था, क्या क्या फैला था, वो भी देख लेंगे, ये भी पूछा जा सकता है टेल पार्ट में। टेल पार्ट में और ये भी पूछा जा सकता है विदेशी का क्या प्रभाव पड़ा है मौर्य कला पे, उसको भी देख लेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दो शॉर्ट क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है। शॉर्ट क्वेश्चन को शामिल किया है कि इसमें मौर्य कला और वास्तुकला की विशेषताओं का पूछ लिया जाता है कि 7-8 मार्क्स में, तो उसको कैसे लिखना है कि कम शब्दों में, वो तो लिख दिए तो वो हो गया आपका 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर, और ये जो हो जाएगा दोस्तों 7-8 मार्क्स का। जैसे मौर्य वास्तुकला का हो गया, मूर्ति कला का भी पूछा जा सकता है कि मूर्ति कला भी अच्छा खासा देखने को मिला दोनों राज्य की और इसमें भी, तो इस पे भी संक्षिप्त नोट देख लेंगे। ये 5 6 6 2 8 8 टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन और जो टेल पार्ट होंगे उसको हम लोग देखते हैं। बीपीएससी एग्जाम में दोस्तों ये अगर पूछ लिया जाए आलोचनाएं, तो आलोचना ज़्यादा करना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आलोचना जो करना है, जो काफ़ी मतलब कि सर्वमान्य है, बहुत लोगों के द्वारा वो है, जैसे कि हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आलोचना किया जा सकता है। जैसे विदेशी प्रभाव, विदेशी प्रभाव क्या है दोस्तों, मौर्य काल पर ईरानी और यूनानी प्रभाव स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, क्योंकि उस ये जो कला है मौर्य काल की, भले इसमें जो विशेषताएं हैं वो यूनिक है, लेकिन कला का जो स्वरूप है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक आइडिया है, वो कहीं ना कहीं विदेशी कलाओं से ही प्रेरित है। ईरानी और यूनानी जो प्रभाव है वो दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सूसा के महल थे, ये थे, उसी के आधार पे चंद्रगुप्त मौर्य का महल यहाँ पे बना है, तो इस प्रकार से थोड़ा प्रभाव तो है। तो विदेशी प्रभाव इसमें दिखता है, किसका किसका, ईरान और यूनान का दिखता है, ठीक है। एक ये आलोचना किया जा सकता है। दूसरा आलोचना ये है कि लोक कला की उपेक्षा की गई। हाँ, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ने के क्रम में देखा है, राजकीय कला को राज्य के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, इतने भव्य भव्य तरीके से इसको फैलाया गया, लेकिन स्थानीय कला बहुत ही कम, गिने चुने, फैले तो बहुत होंगे, संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ, लोक कला को उपेक्षा किया गया, तो वो मिट गए, खत्म हो गए, बहुत ही कम मिलने, यक्ष यक्षिणी मूर्ति बच गए हैं। हो सकता है कि और भी कई कलाएं होंगी जो संरक्षण के कारण वो नहीं हो गया, यानी उपेक्षा की गई। राजकीय संरक्षण का जो कला था वो तो बचा रहा, लेकिन लोक कला जो हो गया ये विलुप्त हो गया बहुत ज़्यादा, राजकीय संरक्षण नहीं मिलने के कारण लोक कला दब गया। ये भी बात सही है, वो अपना पैरेलली चला रहा था, तो स्थानीय लोग कितना ही उसको विकास कर देते, अगर उसको भी संरक्षण राजा के द्वारा दे दिया जाता तो आज वो भी कला जिंदा रहती। तो इसको ध्यान में रखेंगे, लोक कला को उपेक्षा किया गया, विदेशी प्रभाव है, ये आलोचना है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, अत्यधिक राजकीय प्रभाव है, बिल्कुल वही है, क्योंकि राजकीय संरक्षण में ही बना है कला, तो इसका जो प्रयोग जो किया गया राजाओं के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के लिए किया गया और धर्म का प्रचार के लिए किया गया, राज का जो धर्म था उसके प्रचार के लिए और शक्ति का प्रचार करने के लिए किया गया। क्योंकि जो शिलालेख बनाया गया, जैसे लुम्बिनी में बनाया गया कि वहाँ पे टैक्स कम कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया, ये सब चीज़ें राजनीतिक और धार्मिक महत्व के कारण ये भी आलोचनाएं की जाती है कि कला को कला नहीं रहने दिया हो गया, उसको धार्मिक और ये आयाम दे दिया गया, ये भी एक आलोचना का रूप हो सकता है। तो ये भी देख सकते हैं, राजकीय प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। दूसरा जो है मानव आकृति का अभाव है। हाँ, तो इसको आलोचना में ही रखा जा सकता है कि दोस्तों पशु आकृति तो इतना बनाया गया, पशु आकृति को स्तंभ पे बिठाया गया, ठीक है, पशु को भी आप बढ़ावा दीजिए, साथ साथ मानव को भी बढ़ावा दिए होते, तो मानव की आकृति को बहुत कम ही बढ़ावा दिया गया। तो पशु आकृति जैसे सिंह, हाथी, बैल प्रमुखता से मिलता, और जो
मानव आकृति है, एक यक्ष यक्षिणी जो स्थानीय कलाकार के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे भी मानव आकृति का अभाव देखने को मिलता है। दो दो चार आलोचना दोस्तों, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आलोचना नहीं करना चाहिए एग्जाम में। लेकिन जब भी आलोचना करें तो ज़रूर उसको एक ऐसा चीज़ दे दें जिससे कि वो नेगेटिव आपका इम्पैक्ट ना दे आंसर में। तो इसीलिए मैंने समीक्षा इसको कर दिया है थोड़ा सा, मतलब जो निष्कर्ष हमको लिखना है आलोचना के बाद वो इस प्रकार से दिया गया। इन आलोचनाओं के बावजूद जो है यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि मौर्य कला ने भारतीय कला इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। बिल्कुल लिया, क्योंकि पत्थर के जगह लकड़ी के जगह पत्थर का प्रयोग करके स्थायित्व प्रदान किया, इतना ज़्यादा कला को विस्तार किया गया। तो आलोचना तो है, ठीक है, विदेशी प्रभाव है, लोक कला को उपेक्षा की गई, इसके बावजूद भी तो भारतीय कला इतिहास में इसने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। इसने पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थर का प्रयोग किया, बिल्कुल किया है। कलाकृतियों में एक अद्वितीय चमक भी इन्हीं की देन है, भव्यता लाई। और इसमें कुछ बाहरी प्रभाव और सीमित विषय वस्तु थी। यद्यपि इसमें कुछ बाहरी प्रभाव विशेष थी, जो मतलब ये सब जो बोले कि विषय वस्तु जैसे कि मानव नहीं है, कुछ सीमित है, पशु ही है, राजकीय प्रभाव ही है, लोक कला उपेक्षा है, तो विदेशी प्रभाव भी है, विषय वस्तु भी सीमित है। लेकिन इसके बाद भी कलात्मक परंपराओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। तो बेसिकली ये आलोचना करते हुए ये पॉजिटिविटी दिखा दी है कि बाहरी प्रभाव तो है, आलोचना तो है, इसके बावजूद भी जो भारतीय कला परंपरा है उसको काफ़ी ही ज़्यादा ये आगे बढ़ाने का काम किया, उसको एक आधार प्रदान किया, जो आगे आने वाले जो वंश हैं, शुंग वंश है, सातवाहन वंश है, गुप्त वंश है, पाल वंश है, आगे जो है सबको एक कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने प्रेरित किया, मार्गदर्शक के तौर पर रहा। तो ये चीज़ें हम लोग लिख के इस आंसर को काउंटर कर सकते हैं, इसके आलोचनाओं को। अब दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें मौर्य कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक समीक्षा। एक तो आलोचना हो गया दोस्तों, वही सब आलोचना जो हम लोगों ने पढ़ा, विदेशी प्रभाव, अत्यधिक राजनीतिक राजकीय प्रभाव, लोक कला की उपेक्षा और मानव आकृति का अभाव, ये सब तो ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में दिखे उसको लिख देना। समीक्षा पूछा जाए, आलोचनात्मक समीक्षा, तो इसके काउंटर में भी दोस्तों जब समीक्षा पूछा जाए इसके काउंटर में कुछ पॉइंट दिया जा सकता है, जैसे कि विदेशी स्तंभ कई टुकड़ों में बने थे, वहीं पे मौर्य स्तंभ एकल पत्थर का बना होता था। बात सही है दोस्तों, जो विदेशी था दोस्तों, जो स्तंभ बनते थे टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ जोड़ के बनाया जाता था, और यहाँ पे क्या बनाया गया दोस्तों, एक ही पत्थर काट के बनाया गया। तो ये वहाँ से डिफरेंस है, लोग बोलते हैं नहीं विदेशी प्रभाव ठीक है, स्ट्रक्चर है, आप स्तंभ बनाए, हम भी स्तंभ बनाए, लेकिन हम अपने तरीके से बनाए हैं, टुकड़ों में नहीं, एक आसम पत्थर में बनाए। तो इसका ये काउंटर हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, बोलता है राजकीय प्रभाव शक्ति और राजधर्म के प्रचार के लिए किया गया, ये आलोचना है। इसके काउंटर में क्या पॉइंट है दोस्तों, जो मौर्य कला के विभिन्न लेख के माध्यम से, जो शिलालेख, स्तंभ लेख, इसके माध्यम से नैतिक सिद्धांत, धम्म सिद्धांत, आदमियों तक धम्म सिद्धांत को फैलाया गया है, यानी कि अच्छे नैतिक सिद्धांत का प्रचार किया गया है। तो ऐसे में ये बोलना कि राजकीय प्रभाव अधिक है, ये आलोचना में रखना, ये उतना सही नहीं है जितना ये सही है कि राजकीय प्रभाव के कारण धर्म का प्रचार किया गया, धम्म का प्रचार किया गया। तो ये हमारा पॉजिटिविटी है, इसका काउंटर पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, लोक कला की उपेक्षा किया गया। मौर्य कला की बारीकियां और सजीवता आज भी विद्यमान है। जो मौर्य कला में जो बारीकियां जो इस्तेमाल किया गया, जो सजीवता इस्तेमाल किया गया, उसकी जो बारीकियां हैं वो आज भी विद्यमान है। जो जैसे हम लोग यक्ष यक्षिणी की मूर्ति देख सकते हैं, और हाथी का जो चलते हुए जानवर जो है स्तंभ के ऊपर, वो सब देख सकते हैं, वो उसमें सजीवता आज भी विद्यमान है। मौर्य कला में निर्मित पशु आकृति का आध्यात्मिक महत्व था, जैसे कि यहाँ बोला गया कि मानव आकृति का अभाव है। ठीक है, मानव आकृति का अभाव है, लेकिन जो पशु आकृति ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका एक आध्यात्मिक महत्व था। साथ ही मौर्य लोक कला में मानव प्रतिमा पर जोर था, ऐसा नहीं है कि मानव प्रतिमा थी ही नहीं, लोक कला में मानव प्रतिमा बहुत बन रहे थे, यक्ष यक्षिणी बने हैं लोक कला में, लेकिन राजकीय कला में इसलिए बनाया गया क्योंकि इसका एक आध्यात्मिक महत्व था। आध्यात्मिक यानी बौद्ध से संबंधित महत्व था। शेर का एक अपना पहचान था, बैल का अलग था कि बौद्ध जन्म को बैल से या कमल से दर्शाया जाता था। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों। इन आलोचना, फिर जब आलोचना वाला क्वेश्चन है तो इसका निष्कर्ष लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इन आलोचनाओं के बावजूद यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि मौर्य कला ने भारतीय कला इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। सेम पिछले वाला, इसने पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थर का उपयोग किया और कलाकृतियों में एक अद्वितीय चमक की भव्यता लाई। सेम है दोस्तों। यद्यपि इसमें कुछ बाहरी प्रभाव और सीमित वस्तु वस्तु थी, लेकिन इसके बाद भी कलात्मक परंपराओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। दोनों का जो समीक्षा होगा, जो निष्कर्ष होगा दोस्तों, वो सेम ही होगा। इसको ध्यान में रखना। इस प्रकार से दो आलोचना वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। या टेल पार्ट में पूछ ले या डायरेक्ट पूछ ले, तो इसके आंसर ऐसे किए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा है मौर्य कला का धार्मिक संबंध। मौर्य कला का धार्मिक संबंध, सबसे पहले हम लोग देखें मौर्य कला का धार्मिक संबंध किस प्रकार से। तीन धार्मिक संबंध है। एक बुद्ध से है, बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, दूसरा जैन धर्म से, एक आजीविक धर्म से। चूँकि सनातन धर्म से संबंध काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, चूँकि है फिर भी कुबेर देवता और ये सब लगाया गया, लेकिन उतने जितना कि बौद्ध और जैन धर्म या आजीविक धर्म से संबंधित है, उतने ज़्यादा प्रमुखता से हिंदू धर्म से संबंधित नहीं। तो बेसिकली हम लोग ये तीन धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म से क्या संबंध रहा है। मौर्य कला का सबसे प्रमुख संबंध बौद्ध धर्म से संबंध था, क्योंकि मौर्य कला का सबसे अधिक विकास अशोक के समय हुआ। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को काफ़ी माना गया था, बौद्ध धर्म अपना लिया गया था, तो इसीलिए बौद्ध धर्म का संबंध सबसे अधिक मौर्य कला पे दिखता है। तो जैसे कि कैसे दिखता है, स्तंभ और उन पर बने प्रतीक। जो स्तंभ है उस पे जो प्रतीक बने वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के विचारों को फैलाने के लिए बनाया गया था। स्तंभ के ऊपर जो प्रतीक थे, जैसे कि कमल, वही उल्टा कमल जो था, बैल जो चलता हुआ बैल, ये सब जो था वो जन्म से संबंधित है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो कमल और बैल का संबंध जन्म से था। चक्र जो है बुद्ध का प्रथम उपदेश, जो धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, तो उससे संबंधित है। शेर का जो दहाड़ है दोस्तों, जो टॉप पे है, तो वो बुद्ध की शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। तो इसीलिए, और इसका एक और महत्व देखा जा सकता है दोस्तों, कि इसका एक क्रम है। जैसे कि कमल, उल्टा कमल जो है दोस्तों, इसके ऊपर है आपका गतिमान धर्मचक्र परिवर्तन, यानी कमल, यानी पहले जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, और सबसे ऊपर जो सबसे टॉप पे उसका ज्ञान को रखा गया है, कि बुद्ध की जो शिक्षा है उसे शेर से प्रतीक दिया गया, जो शेर जो है उसको प्रतीक दिया गया। तो इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसका बौद्ध धर्म से संबंध है मौर्य कला का। दूसरा क्या है दोस्तों, एक तो स्तंभ हो गया, दूसरा स्तूप और उसका संबंध क्या है बौद्ध धर्म से। बुद्ध और बौद्ध के अनुयायियों के अवशेष पर निर्मित है। स्तूप का महत्व क्यों है दोस्तों, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के, बुद्ध और बौद्ध के अनुयायियों पे स्तूप बना हुआ है, इसलिए बौद्ध धर्म से संबंधित है मौर्य कला का। दूसरा क्या है, बौद्ध पवित्र स्थल माना जाता है स्तूप को, इसलिए धार्मिक संबंध है। महापरिनिर्वाण, मोक्ष का प्रतीक है स्तूप। जो स्तूप जो है बौद्ध अनुयायियों के जो महापरिनिर्वाण होता है, जो मोक्ष प्राप्त होता है, मृत्यु प्राप्त होता है, उसी को सिंबलाइज किया गया है स्तूप के माध्यम से। इसीलिए स्तूप का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है, जो कि मौर्य कला में निर्मित है। बौद्ध धर्म के अन्य आध्यात्मिक संदेश के भी वाहक हैं, जैसे कि उसके तोरण में बना हुआ था बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी घटनाक्रम है, जातक कथा है, सबका उसमें विवरण है। तो इसलिए इसका संबंध जो है, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, और स्तूप का संबंध किससे, मौर्य कला से है। तो इस प्रकार से धार्मिक संबंध बौद्ध धर्म का हो गया। अब दूसरे धर्म का हम लोग देखते हैं मौर्य कला में क्या संबंध रखता है। मौर्य कला में जो निर्मित हुआ था दोस्तों गुफा, वो भी आजीविक धर्म से संबंधित। अब दूसरा धर्म कौन सा आ गया, आजीवक धर्म है, जो बराबर और नागार्जुन पहाड़ी में जो अंदर जो चैत्य, अब धार्मिक संबंध है तो उसके अंदर क्या होता था, एक कक्ष होता था बैठने के लिए, उसके अंदर भी एक गोलाकार कक्ष होता था जिसके अंदर पूजा होती थी, तो उसी को चैत्य बोला गया दोस्तों, पूजा स्थल होता था, जो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए समर्पित होता था, जो बराबर और नागार्जुनी के पहाड़ी में है। तो इसमें भी धार्मिक संबंध हो गया, आजीवक संप्रदाय, मौर्य कला, गुफा कला, ठीक है। और जैन धर्म से क्या संबंधित है दोस्तों, मौर्य कला में जो निर्मित गुफा है बराबर नागार्जुनी पहाड़ी में, उसमें से कुछ गुफा, ज़्यादा नहीं, कुछ गुफा, ज़्यादातर तो आजीविक को था, कुछ गुफा जो है जैन संतों को भी दिया गया था, इसलिए जैन धर्म से भी संबंधित हो गया। दूसरा नग्न मूर्ति प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम लोग को पता होगा जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं,
तो इसीलिए दोस्तों जो नग्न मूर्ति है उसका संबंध जैन धर्म से माना जाता है, जो कि मौर्य काल कला में निर्मित है। लोहानीपुर पटना से प्राप्त मौर्यकालीन मूर्ति जो है ये दोस्तों, नग्न मूर्ति जो है दोस्तों लोहानीपुर पटना में प्राप्त, ये जो है इसका संबंध मौर्य जैन धर्म से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नग्नता को जो बढ़ावा जो दिया गया जैन धर्म में ही दिया गया है, तो इसीलिए इसका संबंध हो जाता है दोस्तों जैन धर्म से मौर्य कला का। यक्ष यक्षी की मूर्ति, शुरुआत में तो उसे कुबेर की देवी, उर्वरता की देवी ये कहेगा, आगे चल के जैन तीर्थंकर सबके सहायक के द्वारा इसे के रूप में पूजा जाने लगा कि यक्ष यक्षिणी भी है। जैन तीर्थंकर जो है, जो उन्हीं के अब ये हैं मूर्तियां हैं, इसके रूप में जैन धर्म में भी इसको स्थान मिलने लग गया, पवित्र मूर्तियां मिलने लग। तो यानी यक्ष यक्षी की मूर्ति को भी जैन धर्म से रिलेट कर दिया गया, जो कि मौर्य कला में निर्मित है। नग्न मूर्ति भी अलग से प्राप्त हो गया लोहानीपुर पटना में, उसको भी जैन धर्म से जोड़ा गया। और दूसरा जो निर्मित गुफा में कुछ गुफा जैन धर्म के संतों को दान दिया गया है, तो वो भी दोस्तों जैन धर्म से संबंधित। इस प्रकार से हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक धर्म से संबंध को देख लिया। अब जो अगला चौथा क्वेश्चन है, बिहार में मौर्य कला के प्रमुख स्थल। अब बिहार में अगर पूछा जाए दोस्तों मौर्य कला के प्रमुख स्थल, तो ऐसे में बैटरी चेक कर, ठीक है। बिहार में मौर्य कला के जो प्रमुख स्थल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बिहार के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण में दोस्तों स्तंभ जो है 3 स्तंभ है, 2 जगह में है, 2 स्तंभ रामपुरवा में, 1 स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ में है। रामपुरवा में पहला स्तंभ जो है उसमें शीर्ष पे जो है सिंह बैठा है यानी शेर है, दूसरा पे बैल बैठा है, यानी कि 2 स्तंभ है, एक पे शीर्ष सिंह है, एक जो है बैल है। कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। और एक लौरिया नंदनगढ़ में शीर्ष पे सिंह बैठा है, यानी कि 3 स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए? पश्चिमी चंपारण से। रामपुरवा 1, रामपुरवा 2, तीसरा लौरिया नंदनगढ़। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्ट्रिक्ट बिहार के ईस्ट चंपारण के, यानी कि पूर्वी चंपारण में दोस्तों 1 स्तंभ है, 1 स्तूप है। लौरिया अरेराज, अरेराज जो है दोस्तों पूर्वी चंपारण में लौरिया अरेराज है। वहाँ स्तंभ जो है उसके आकृति शीर्ष पे कोई पशु आकृति नहीं है, होगा शायद वो कालांतर में खत्म हो गया होगा, अभी जो है वर्तमान में कोई आकृति वहाँ पे नहीं पाई गई है। तो यानी कि वो बस स्तंभ है जिसका शीर्ष सपाट है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक स्तूप भी मिला है दोस्तों, जो केसरिया स्तूप जो है जो मूल जो है मौर्य काल में ही निर्मित माना जाता है, बाद में उसमें और मॉडिफाई हो गया दूसरे काल में आके, लेकिन जो उसका स्टार्टिंग फाउंडेशन है दोस्तों मौर्य काल से ही संबंधित है, इसीलिए केसरिया स्तूप भी मौर्यकालीन कला से संबंधित है बिहार के स्थल में से। हम लोगों ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण देख लिया। बिहार में और कला का जो रूप है दोस्तों वैशाली, वैशाली जिला में दोस्तों वैशाली स्तंभ है। वैशाली स्तंभ दोस्तों क्या होगा? सिंह जो है शीर्ष पे है, यानी कि हम लोग बिहार में देखें रामपुरवा में, नंदनगढ़ में और वैशाली में, तीनों जगह जो है टॉप पे जो है शेर है, लायन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। इस स्तंभ और स्तूप हो गया। अब हम लोग गुफा कला की बात करते हैं, जो कि जहानाबाद जिले में है। कहाँ है दोस्तों? जहानाबाद जिले में बराबर और नागार्जुन जो पहाड़ी है उसमें गुफा कला को देखने को मिलता है, जो आजीविक संप्रदाय और जैन संप्रदाय के लिए था संबंधित। अब पटना का बात करें, सबसे मेन तो यही है पटना दोस्तों, क्योंकि ये पाटलिपुत्र नगर का जो घेराबंदी कहाँ देखने को मिला? पटना में देखने को मिला, बिहार से संबंधित है। कुम्हरार में जो महल मिला है बीचों बीच नगर के, वो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है, वो भी पटना में है। दूसरा दोस्तों यक्षिणी का जो मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ। नग्न जो मूर्ति प्राप्त हुआ वो कहाँ? लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से पटना से ये 4 कला प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में कला का अगर रूप पूछा जाए तो क्या क्या हो जाएगा? स्तंभ हो गया, स्तूप हो गया, मूर्तियाँ हो गई, गुफा कला हो गया। तो उन चारों का लोकेशन ये है, तो आप इसको आंसर में लिख सकते हैं, मैप बना के लिखेंगे तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन का बात करें तो मौर्य कला का विस्तार या फैलाव। अब जैसे कि हम लोगों ने बिहार में देख लिया विस्तार या बिहार में कला का स्वरूप देखा, अब पूरे भारत या भारतीय महाद्वीप में देखा जाता है। अब जब पूरे भारत का पूछेगा तो सब नहीं लिखना है दोस्तों, जो मुख्य मुख्य है, जो काफ़ी फेमस है उतना लिखेंगे, काम चल जाएगा। मुख्य मुख्य में क्या है दोस्तों? जैसा अभी हम लोगों ने जस्ट बिहार का पढ़ा,
दोस्तों, ये सब देख ही लिया। राजप्रसाद पटना कुम्हरार में बहुत फेमस है। स्तंभ जो है रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, वैशाली, 4 गो स्तंभ है, चारों है बिहार का। और उसके बाद दोस्तों गुफा कला जो है कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ? बराबर नागार्जुन पहाड़ी, जहानाबाद में, बिहार का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये दोनों गुफा कला भी मिल गया। यक्षिणी का मूर्ति भी दीदारगंज पटना मिला। ये चारों प्रमुख मौर्य कला बिहार से प्राप्त हुआ। बिहार कंप्लीट हो गया दोस्तों। मैप में देखते हैं, ये जो है उस समय का मौर्य साम्राज्य था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश, नेपाल, सब इसी में आते थे। तो हम लोगों ने ये देखा बिहार का पार्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक है नेपाल, बिहार के ऊपर में। नेपाल में भी दोस्तों लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ पे भी दोस्तों स्तंभ का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। तो रुमनी या रुमनदेई इसको बोला जाता है दोस्तों। नेपाल का रुमनी या रुमनदेई स्तंभ कहाँ प्राप्त हुआ? नेपाल में प्राप्त हुआ। 2 लोकेशन हो गया दोस्तों, बिहार में विस्तार हो गया, नेपाल में विस्तार हो गया। अब हम लोग उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में जो दोस्तों हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हाथी, हाथी चट्टान को काट के जो बनाया गया है, तो हाथी जो है शिलालेख और हाथी मूर्ति जो कहाँ प्राप्त हुआ है? उड़ीसा में, धौली में प्राप्त हुआ, उड़ीसा के धौली में। तो ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों उड़ीसा। यहाँ के धौली में क्या प्राप्त हुआ? हाथी को काट के, मतलब कि पत्थर को काट के हाथी की मूर्ति प्राप्त हुआ। और उसी के बगल में अशोक का एक शिलालेख भी लिखा हुआ है, तो शिलालेख भी है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे फेमस जो है दोस्तों सांची का स्तूप है। सांची स्तूप है दोस्तों, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में हो गया, सांची स्तूप हो गया। इसको ध्यान में रखेंगे, सब बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में भी। सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसका फैलाव बस हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक फैला। अब उत्तर प्रदेश में प्रमुख क्या है दोस्तों? एक सारनाथ का स्तंभ है दोस्तों। सारनाथ का स्तंभ कहाँ पे दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारनाथ का स्तंभ है। और एक मथुरा से जो प्राप्त हुआ, परखम मथुरा से यक्ष का मूर्ति प्राप्त हुआ। यक्ष का जो यक्षनी दीदारगंज में पटना में प्राप्त हुआ। यक्ष का मूर्ति कहाँ हुआ? यूपी के मथुरा से प्राप्त हुआ। वहीं पे पाकिस्तान, अब दोस्तों जो मुख्य है यहाँ पे कुछ तक्षशिला के क्षेत्र में ये है। एक शिलालेख प्राप्त हुआ दोस्तों, शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी से दोस्तों एक शिलालेख प्राप्त हुआ है अशोक का, वो भी है दोस्तों। और धर्मराज स्तूप और धर्म मठ, स्तूप और मठ जो है तक्षशिला के रावलपिंडी, वर्तमान में रावलपिंडी में, ये पाकिस्तान में मौर्य कला के अवशेष देखे गए हैं यहाँ पे। किसके? धर्मराज स्तूप और धर्मराज मठ कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं, तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। शहबाजगढ़ी एमपी का सांची से सांची स्तूप, उड़ीसा का धौली से हाथी का प्रतिमा, बिहार में रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, वैशाली, गुफा बराबर नागार्जुन की पहाड़ी। उसके बाद आपका दीदारगंज से यक्षिणी का मूर्ति, पटना से कुम्हरार से राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद नगर का घेराबंदी, और पटना में ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। नेपाल से रुमनदेई या लुम्बिनी में स्तंभ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कला का विस्तार हुआ था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। ये भी एग्जाम में टेल पार्ट में पूछा जा सकता था, मैप बना के भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से चार्ट बना के भी दिखा सकते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं, मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि मौर्य कला पे विदेशी प्रभाव था, विदेशी कलाओं का इस पे प्रभाव रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं मौर्य कला काल। मौर्य काल जो है दोस्तों 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच में भारतीय कला का परिवर्तनकारी युग माना जाता है। जो इंट्रोडक्शन है 2 लाइन का, वो देख लेते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन कला स्वरूपों पर फारसी और यूनानी गहरा प्रभाव था। दोस्तों मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसलिए ऐड किया है क्योंकि एग्जाम में ऐसा अगर पूछा जाए ना, तो डायरेक्टली हम लोग को एग्री नहीं कर जाना है कि भारतीय कला जो है जो कि है विदेशी प्रभाव भारतीय कला पे या मौर्य कला पे है, डायरेक्टली उस पर एग्री नहीं करना। कुछ विद्वानों का मानना है, ये लिखते हुए बचना है। कुछ विद्वानों का मानना, हमारा नहीं मानना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि फारसी और यूनानी गहरा प्रभाव था, जबकि अन्य का तर्क है कि मौर्य कला मूलतः भारतीय परंपरा और सामाजिक धार्मिक प्रेरणाओं की उपज थी। यानी कि इससे ये भी पता चल गया कि कुछ लोग बोलते हैं कि विदेशी प्रभाव है, कुछ लोग मानते हैं कि इसमें भारतीय मूल का प्रभाव है।
तो ये आपका इंट्रोडक्शन अच्छा सा बन जाएगा मौर्य विदेशी प्रभाव वाले क्वेश्चन में। अब विदेशी प्रभाव का प्रमाण क्या क्या देता है लोग, विद्वानों के द्वारा कैसे बोला जाता है कि विदेशी प्रभाव है। जैसे कि स्तंभ के स्तर पे देखा जाए तो घंटाकार जो आधार है, उसके बाद पशु का जो शीर्ष है, सारनाथ सिंह पे सारनाथ सिंह शीर्ष जो है दोस्तों, वो अब फारसी और यूनानी शैली से मेल खाते हैं। वही दोस्तों बताए थे, फारसी और यूनानी शैली का इस पे आरोप लगता है कि वहाँ से किया गया है, कि वहाँ पे भी कमल जो घंटाकार का आधार जो है वैसा बनाया गया है, साथ में पशु का जो शीर्ष है वहाँ पे भी पशु आकृति है, तो यहाँ पे भी पशु आकृति दी है, तो आप कॉपी किए हैं ऐसा बोला जाता है स्तंभ के स्तर पे। राजप्रसाद में भी बोला जाता है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र महल की तुलना फारसी महलों से की है। फारसी में जो फारस में सूसा का महल था उससे कंपेरिजन कर दिया गया है मेगास्थनीज के द्वारा, वहाँ पे भी ऐसा महल है। भले बोला गया यहाँ के महल स्वर्गों में निर्मित लगता है, लेकिन है वहाँ पे भी है, उसी से कंपेरिजन कर दिया है। तो यानी कि राजप्रसाद भी वहाँ से कॉपी दिखता है। यथार्थवादी और मूर्तिकला, जो मूर्ति कला है दोस्तों, पशु आकृतिक वास्तविकता यूनानी प्रभाव को दिखाता है। यूनान में भी जो दोस्तों, जो यथार्थवादी का क्या मतलब होता है, रियलिज्म दोस्तों, रियलिस्टिक वास्तविकता, जो वास्तविकता और रियलिज्म है दोस्तों, वो यथार्थवादी मूर्तिकला यूनान में दिखता था। यानी कि उसका बाल बाल का ये दिख रहा है, उसका मसल्स दिख रहा है, ये सब चीज़ें यूनान के मूर्तिकला में। तो आप अगर यहाँ पे बना रहे हो तो आप कॉपी किए हो, क्योंकि वहाँ पे कला का निर्माण विकास पहले हुआ है मौर्य कला से, तो आप वहाँ से कॉपी बताया जाता है। ये मूर्ति कला के स्तर पे ये देखा जा सकता है। तीसरा है दोस्तों सजावटी पैटर्न। पैटर्न जो है दोस्तों ज्यामितीय डिजाइन, जैसे कि वो त्रिभुज हो गया, गोलाकार हो गया, एकदम अच्छे से ज्यामितीय डिजाइन जो है फारसी और यूनानी शैली से मेल खाते हैं। जो यूनानी शैली में भी ज्यामितीय मतलब कि उसमें पैटर्न देखा गया है सजावट के लिए। तकनीक के स्तर पर देखा जाए, पत्थर का चिकनी पॉलिश जो मौर्य पॉलिश आप जिसको बोलते हैं, कुछ विद्वान द्वारा पश्चिम एशियाई तकनीक से जोड़ता है। जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो मौर्य पॉलिश था वो काफ़ी उन्नत था, तो उससे उसको भी कई विद्वान जोड़ते हैं कि ये पश्चिमी शैली से प्रेरित है, तो वहाँ पे भी पॉलिश होता था। लेकिन जो मौर्यन पॉलिश है वो काफ़ी उन्नत शैली के थे, तो स्टिल लोग बोलते हैं नहीं आप इंस्पायर तो वहीं से हुए। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसको विदेशी प्रभाव दर्शाया गया है। तो इसके काउंटर में क्या पॉइंट है, विदेशी प्रभाव के विरोध में क्या तर्क है। भारतीय मौलिकता, यक्ष यक्षी की मूर्तियाँ, लोक देवतियाँ शुद्ध भारतीय परंपरा की निरता है। जैसे कि यक्ष यक्षी देवी देवता ये सब जो मूर्ति बना है यहाँ पे, वो तो भारतीय शैली में है, मतलब भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करता है। आप जो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ विदेशी से है, लेकिन ये सब चीज़ें भी तो आप देखिए भारतीय मूर्तिकला मौलिकता को इसमें ए, भारतीय मौलिकता का जो है इसमें दिखाई पड़ता है। एकाश्म पत्थर, विदेशों में क्या है कि जोड़ जोड़ के पत्थर बनाए जाते थे स्तंभ, यहाँ पे एक ही स्तंभ बहुखंडीय नहीं होके जो है कि सिंपल एक ही पत्थर से एकाश्म पत्थर का प्रयोग करके बना दिया गया। धार्मिक जो प्रेरणा है दोस्तों, यहाँ की बौद्ध स्तूप स्तंभ धर्म प्रचार पूरी तरह से भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित है। जो धार्मिक प्रेरणा है यहाँ पे वो कम्प्लीटली भारतीय है। ये विदेशी होने का काउंटर पॉइंट है दोस्तों, कि जो धार्मिक प्रेरणा है, देवताओं का जो भारतीय मौलिकता है, मूर्तियों में एकाश्म पत्थर का प्रयोग है, ये सब भारतीयता को दिखाता है, भारतीय कला की परंपरा को दिखाता है। तकनीकी श्रेष्ठता, श्रेष्ठता क्या है, मौर्य पॉलिश जो कि आपके यूनानी और यूनानी और फारसी जो पॉलिश था उससे काफ़ी उन्नत किस्म का था, जैसा चमक विदेशी कला में नहीं मिलता है। जो भारतीय शिल्पकारियों को अद्वितीयता की खोज है, ये भारतीय कलाकारों की खोज है, न कि विदेशियों की खोज है इतना अच्छा पॉलिश। प्रतीक जो है, प्रतीक जो है यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, सिक्का का भी मतलब कि काफ़ी विकास हुआ था। सिक्कों और मूर्तियों पर सूर्य वृक्ष स्वास्तिक जैसे चिन्ह भारतीय लोक विश्वासों को जोड़ते हैं। सिक्का पे जो क्या होता था, पंच मार्क सिक्का मौर्य काल में काफ़ी प्रचलित हुए थे, चांदी और तांबे के होते थे पंच मार्क सिक्के, उसमें सूर्य का, पेड़ पौधा का, सूर्य का, ये सब जो होता था अंकन होता था दोस्तों चित्रों का। तो ये भी जो है भारतीय लोक विश्वास से जोड़ता है, ये विदेशों में नहीं देखने को मिलता था।
तो ये इससे भी बोलता है कि ये नहीं, कंप्लीटली वहाँ से कॉपी नहीं था, ये भारतीय प्रभाव है। अब मौर्य कला में विदेशी तकनीक और शैली का प्रभाव स्वीकार्य है, ऐसा नहीं मानते कि नहीं है, स्वीकार है, किंतु इसकी मूल आत्मा, यानी कि मूल आत्मा भारतीय संस्कृति, धर्म और लोक परंपरा से निहित थी। अतः इसे विदेशी नकल नहीं बल्कि एक संलयन और भारतीय मौलिकता की परिपक्वता माना जा सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? विदेशी प्रभाव जो है हमें स्वीकार्य है कि हाँ विदेशी प्रभाव है, लेकिन जो इसका जो कला का मूल आत्मा जो है वो भारतीय परंपराओं से प्रेरित है, भारतीय परंपरा से। अतः इसे कंप्लीटली वहाँ के नकल नहीं बोल के क्या बोल सकते हैं, विदेशी कला और भारतीय कला का एक मिश्रण बोल सकते हैं, मिश्रण रूप, एक दोनों का समन्वय स्थापित, दोनों का जो है संलयन है। इसी को ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से हमारा हो गया विदेशी प्रभाव। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसको। मौर्य कला और वास्तुकला की विशेषता, जो संक्षिप्त टिप्पणी पूछते हैं उसको कैसे आंसर करना। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देना है कि मौर्य कला इतना भारतीय कला परिवर्तनकाली युग माना जाता है जो तत्कालिक राजनीतिक शक्ति, भारतीय कौशल और धार्मिक महत्व का परिचायक है। क्या क्या है दोस्तों? राजनीतिक शक्ति, भारतीय कौशल, धार्मिक महत्व। राजनीतिक शक्ति पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके माध्यम से किस प्रकार से फैलाव को, अपने विस्तार को दिखाया जाता है, राजनीतिक विस्तार को दिखाया जाता है। वहाँ कला का अगर वहाँ पे विद्वान है तो वहाँ तक राजनीतिक पहुँच थी। दूसरा भारतीय कौशल, जो पॉलिशिंग की कौशल हो गया, एकाश्म पत्थर का कौशल हो गया, यक्षिणी की मूर्तियाँ बनाना, ये सब भारतीय कौशल है। तो भारतीय कौशल और धार्मिक महत्व, बुद्ध से धर्म संबंधित जो है, जैन से संबंधित, आजीवक से संबंधित है, इन सब का जो है परिचायक बना है मौर्य कला। तो शॉर्ट में 2 लाइन में इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। विशेषता पूछा है तो क्या क्या है विशेषता? एकाश्म पत्थर का प्रयोग, अद्वितीय पॉलिशिंग बहुत अच्छा था जिसे मौर्य पॉलिश कहा गया। अस्थायित्व, क्योंकि लकड़ी की जगह पत्थर का प्रयोग हुआ तो अस्थायी कला बन गई है एक तरह से। धार्मिक प्रचार इसकी विशेषता रही, कला के माध्यम से स्तूप, चक्र, गुफा आदि ये सब के माध्यम से धार्मिक प्रचार भी हुआ। राजकीय और लोक कला दोनों का विकास हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजकीय कला विकास हुआ, लोक कला नहीं हुआ, दोनों विकास हुआ, ये भी इसकी विशेषता है। विदेशी तत्व और भारतीय परंपरा का मिश्रण है, ये भी ये एक विशेषता में ही काउंट होगा दोस्तों। विदेशी तत्व का भी और भारतीय परंपरा दोनों मिक्स हो गया है, तो ये एक विशेषता है मौर्य कला की। अब दोस्त देखते हैं, मौर्य कला भारतीय परंपरा विदेशी प्रभाव का अनूठा संगम था। इसे आगे आने वाली शुंग, सातवाहन और गुप्त काल की कला के लिए नींव रखा है। तो ये हम लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं कि दोनों का जो है अनूठा संगम है, भारतीय परंपरा, कला परंपरा और विदेशी कला परंपरा का अनूठा संगम है, जो कि आगे आने वाले भारत में शुंग, सातवाहन, गुप्त, पाल आदि की जो कला परंपरा का नींव डालता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संक्षिप्त टिप्पणी में मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशेषता है। इससे पहले हम लोग वास्तुकला देखें जिसमें पॉलिशिंग ये सब आया। अब मूर्ति कला देखते हैं। सिर्फ ये मूर्ति है, मूर्ति कला अपने विशिष्ट शैली था ही, क्योंकि इसमें धार्मिक भावनाएं थी, पशु पक्षी थी और विषय वस्तु वही धार्मिक भावना के कारण सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही भारतीय मूर्ति कला में एक नया अध्याय जोड़ा। क्योंकि मूर्ति कला का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था, उसी में जो अलग विशिष्टता, अलग चमक, अलग पॉलिशिंग, ये सब चीज़ें करके जो मौर्य काल में किया गया, तो उसको एक अलग ही अध्याय ये जोड़ता मूर्ति कला परंपरा में, भारतीय मूर्ति कला परंपरा में। आइए, क्या है विशेषता मौर्यकालीन मूर्ति कला विशेषता में? धार्मिक प्रभाव। सबसे पहले तो विशेषता क्या, धार्मिक प्रभाव है, क्योंकि बुद्ध, जैन, वैदिक परंपराओं से प्रेरित मूर्तियां बनाया गया। बुद्ध से मूर्तियां क्या, वो जानवर का जो प्रतीक बनाया गया तो बुद्ध से संबंधित है। जैन से संबंधित है, जो नग्न मूर्तियां बनाया गया वो जैन से संबंधित है। और जो कुबेर देवता और ये सब जो बनाया गया वो वैदिक परंपरा से संबंधित है। तो धार्मिक प्रभाव तो था ही मूर्तियों पे, तो ये विशेषता थी। दूसरा क्या, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा जो हुआ, लोक विश्वास और प्राचीन परंपरा से जुड़ी, विशाल आकार और यथार्थवादी स्वरूप। तो यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा जो है, जो बनाया गया मौर्यकालीन, इसमें क्या विशेषता था, यथार्थवादी स्वरूप, यानी समझ गए ना, रियलिज्म। जो मूर्ति बनाया गया था उसमें जो बॉडी को दिखाया गया, जो उसमें पारदर्शी वस्त्र दिखाया गया, आभूषण दिखाया, वो यथार्थवादी को दिखाता है, रियलिस्टिक अप्रोच उसको दिखाता है। और जो विशाल आकार है, यक्ष का मूर्ति जो 6 से 7 फीट का होता था, वो भी विशाल आकार है, इसकी विशेषता है। और यक्ष यक्ष में लोक विश्वास को भी दिखाता है कि
इसमें धन का देवता माना गया है और भी चीज़ें मानी गई हैं, उर्वरता की देवी मानी गई हैं। प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है यह, चूँकि प्राचीन परंपरा से इसलिए भी जुड़ा हुआ यक्ष यक्षिणी मूर्ति की सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियाँ बनी थी उसमें भी महिलाओं की जो मूर्ति बनी थी उस उर्वरता की देवी मानी गई, तो प्राचीन परंपरा से भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो ये मौर्यकालीन मूर्ति का अलग विशेषता। तीसरा विशेषता तो वास्तविकता, रियलिज्म जो है मूर्ति में अंग प्रत्यंग, जैसे कि यक्षिणी मूर्ति में यथार्थवादी स्वरूप है, वही दोस्तों यह अंग प्रत्यंग जो है, आभूषण जो है दोस्तों, यहाँ गला तक जो आभूषण है वो, इसके बाद भावनाओं का जो उसके जो इमोशंस है उसको भी सजीव चित्रण किया गया, यानी कि उसका जो है एक रियलिस्टिक अप्रोच दिया गया, जो एक जो उसके इमोशंस को अच्छे तरीके से पेश किया गया मूर्ति कला में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अशोक स्तंभ शीर्ष, अशोक स्तंभ का जो शीर्ष पे जो मूर्ति बना है, सिंह, हाथी, घोड़ा आदि जो आकृति बना वो अत्यंत परिष्कृत रूप में है, यानी काफ़ी ही अच्छी शैली में है। वो एकदम वो दिखता है कि हाँ ये थोड़ा सा वो क्या है कि चलता हुआ है, कोई दहाड़ रहा है शेर, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऐसे मूर्ति बना दिया है। तो उसका एक कहीं ना कहीं सिंबोलिज्म है, एक परिष्कृत स्वरूप है, तो ये भी है मूर्ति कला की विशेषता। प्राकृतिकता, प्राकृतिकता यानी नेचुरल है। नेचुरल क्या है दोस्तों, पशु की मूर्ति है, अत्यंत जीवंत प्रतीत होता है, सिंह, बैल, हाथी सेम चीज़ है दोस्तों। चमकदार पॉलिश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौर्य पॉलिश मूर्तियों पर भी चिकनाई और विशिष्ट बनाती है। एक तो स्तंभ ये सब पे तो था ही चिकनाई, उसके बाद कहाँ पे मूर्तियों पे भी जो है एक अलग ही पॉलिश था, तो ये भी मूर्ति कला की विशेषता। मूर्ति कला क्या क्या विशेषता हो गया, धार्मिक प्रभाव हो गया, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति में क्या क्या है दोस्तों, और प्रतिमा के अंतर्गत जो वास्तविकता दिखाया गया, रियलिज्म दिखाया गया, वो भी दोस्तों इसकी विशेषता है। अशोक के स्तंभ के लिए जो मूर्ति बना उसका क्या विशेषता है, वो भी है दोस्तों। उसके बाद चमकदार पॉलिश जो है दोस्तों, वो मूर्ति कला की काफ़ी अच्छी विशेषता है। और मौर्य मूर्ति कला भारतीय मूर्ति कला को मजबूत आधार दिया, यानी कि मूर्ति कला का तो विकास आगे चल के पाल कला में काफ़ी हुआ है और भी गुप्त कला में हुआ, लेकिन जो आधार जो प्रधान मजबूत आधार किसने दिया, मौर्य कला ही दिया, जिसने आगे शुंग, गुप्त और पाल मूर्ति कला को नींव रखा। तो इसको कंक्लूजन से ख़त्म कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे परिचय और निष्कर्ष। जैसे कि हम लोग अब पूरा कला पढ़ लिए है, पूरा हम लोग को सभी डायमेंशन से हम लोग देख लिए कला को। अब हम लोग देखेंगे उसका परिचय कैसे लिखना। अब जब तक हम लोग सब कुछ पढ़ ही चुके तक परिचय अपने मन से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हैं। तो एक जो है कि एक कोट हम लोग दे सकते हैं परिचय में, कला समाज की संस्कृति, परंपरा, मूल्यों का दर्पण है। कला से ही ना हमारे दोस्तों मौर्य काल की संस्कृति हमें पता चली, वहाँ परंपरा पता चली, और मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, जो धार्मिक आस्था थी, वो सब हमें किससे पता चला, कला से ही पता चली। यानी कि कला के बारे में हम लोग लिख, संस्कृति, परंपरा, मूल्यों का क्या होता है, दर्पण होता है। तो मौर्य काल का जो परिचय लिखेंगे, मौर्य काल 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व भारतीय कला का प्रथम शाही संरक्षित, यानी कि राजकीय संरक्षण और संगठित युग था। यानी कि पहले क्या होता था, कला जो था उससे पहले वो शाही संरक्षित नहीं था। पहली बार जो राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ कला को मौर्य काल से प्राप्त हुआ, और संगठित युग शुरू हो गया वहाँ से। यह काल कला चंद्रगुप्त मौर्य से प्रारंभ होकर अशोक के काल में अपने शिखर पर पहुंचा। शुरुआत तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हो गया, राजप्रसाद महल ये सब बना, लेकिन शिखर पे जो बना सबसे अधिक जो विकास हुआ कला का अशोक के टाइम में हुआ। इसमें भव्यता, भव्यता तो दिखता ही है, तकनीकी निपुणता, पॉलिशिंग वगैरह, ये जो सब जो है तकनीकी निपुणता, मौर्य पॉलिश, धार्मिक प्रभाव भी दिखता है, और सांस्कृतिक विविधता भी दिखती है। दोस्तों ये सब झलक किस में मिलती है, हमें मौर्यकालीन कला के परंपरा से। तो इस प्रकार से हम लोग परिचय लिख सकते हैं, जो जो हम लोगों ने पढ़ा उसी का एक समरी फॉर्म में है ये परिचय और निष्कर्ष। अब सेम चीज़ें निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, जैसे पूरा आंसर लिख लेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य कला केवल कला ही नहीं बल्कि इतिहास, इतिहास भी बताता हमें, राजनीतिक भी बताता है उस समय का, धर्म भी बताता है, उसके बाद संस्कृति भी बताता है हमें। ये सबका क्या है, दर्पण है। मौर्य कला क्या है, न सिर्फ एक कला है कि बस एक कलाकारी नहीं है, वो इतिहास भी है, राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, और दोस्तों सांस्कृतिक भी है। ये सबका दर्पण है। इसने आगे आने वाले काल शुंग, सातवाहन, गुप्तकालीन जो है को दिशा प्रदान किया, भारतीय कला को एक सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान किया। मौर्य कला जो है एक यूनिवर्सल उसको
फॉर्म दिया है भारतीय कला परंपरा को, वहाँ से नींव दिया है आगे आने वाले वंशों के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो होता है कि मौर्य कला का परिचय और निष्कर्ष भी हम लोगों ने देख लिया एक एग्जाम्पल से। हाँ, इस प्रकार से हमारा मौर्य कला कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जो भी मौर्य कला से बनने वाले प्रश्न होंगे आपके नहीं छूटेंगे, बस इसको आप लोग एक बार पीपीटी फॉर्म में भी देख लीजिएगा आप लोग। टेलीग्राम पे मैं इसका पीपीटी डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम पे आप लोग मून ग्लैड जोन इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पीपीटी उसमें ग्रुप में। बाकी आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना नोट्स या टेक्स्ट बुक से इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।